राज शमानी ने ऐसा क्या समझ लिया है कंटेंट के रिगार्डिंग कि उन्हें कोई पीछे ही नहीं छोड़ पा रहा है। राज शमानी ने एक कंटेंट की एक ऐसी जड़ समझ ली है जो बाकी लोग समझने में शायद 4-5 साल और लगा देंगे। 5 बिलियन व्यूज हिट कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स के मिलाकर और 20+ प्ले बटन्स अचीव कर चुके हैं। बिजनेस की सेंस में बात करें तो 4 लाख लीड्स हम जनरेट कर चुके हैं ऑर्गेनिकली। द कुमार मेथड करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक ही रील पे, पहली रील पे वायरल गया। आई थिंक कल मैंने चेक किया था तो उनके 1 मिलियन होने वाले इंस्टाग्राम पर। तो अगर मैं उनका ब्रेक डाउन करूँ, व्हाई ही वेंट वायरल। अगर आप आने वाले टाइम में आपका कॉम्पिटिटर जब 100 हैंडल्स के ऊपर काम कर रहा होगा ना, देन आप एक हैंडल पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। 500 मिलियन का है और आपका एक अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी 20 मिलियन ले रहा है, स्टिल आप 480 मिलियन पीछे हो भाई साहब उनसे। मोदी जी को हटाने के लिए राहुल गांधी जी आपको हायर करते हैं, तो आप उनकी पर्सनल ब्रांडिंग या उनकी पोजीशनिंग में किन 3 बातों का ध्यान रखोगे या कैसे करोगे? राहुल गांधी जी को पहला काम करना होगा, अपनी ऑडियंस से रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। हिंदी में बात कीजिए। 800 करोड़ का बिजनेस किया है। नहीं, उन्होंने लास्ट ईयर पोस्ट डाला था 1000 करोड़ का बिजनेस किया 1000 करोड़। एंड उनका एक पॉडकास्ट है, उन्होंने बोला है कि 1000 करोड़ का बिजनेस किया है और उनका शुरुआत हुआ था सोशल मीडिया से। यूट्यूबर के पास पैसा आता है ना, तो सबसे पहले अपने पर्सनल लेवल पे खर्च करके खत्म कर देता है क्योंकि उसने पहले पैसा कभी देखा नहीं होता। लेकिन उनका माइंडसेट जब बिजनेस वाला माइंडसेट है, वो उसी चीज पे दोबारा री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। राज शमानी बोले 2030 तक उन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। उन्होंने बोला कि एक चैनल ले लो, तुम इस पे काम करना, एंड 0 नया चैनल बना के दे दिया। ऐसे ऑफिस में बुलाया, बहुत बड़े है नाम, तो उन्होंने बुलाया तो बोले कि ये चैनल तुम देखो और अपन टॉप पे जाने का अपने को, तुम करो जितना कर सकते हो। ठीक है सर। तो वो एक चैनल पर हमने 1 महीने में 50 मिलियन व्यूज एंड क्लिपिंग किया उनके बड़े पॉडकास्ट चैनल से। आज भी लगता है कि विवेक बिंद्रा अपनी जगह सही थे, राइट। और क्यों सही थे? लीगल पर्सपेक्टिव में सही थे, राइट। लेकिन उसके अलावा मुझे बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी वो सही लगते हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का बजट दिया है तो कुछ लोगों की मैं बात करूँगी यहाँ पे, जिनकी हमें पोजीशनिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आप कैसे करो? सबसे पहले अगर आप मुकेश अंबानी के कंटेंट एडवाइजर होते तो आप कैसे इसको करते? राहुल गांधी जी बात ऐसे करते हैं शायद वो जैसे वो एयरपोर्ट पे खड़े रह के बात करते हैं, लेकिन ऑडियंस है रेलवे स्टेशन वाली। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने 500 करोड़ व्यूज जनरेट किए हैं, साथ में 4 लाख ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट की हैं अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी, और साथ ही इन्होंने अपनी कंपनी बिल्ड की है 8 फिगर की, जिसका नाम है बिज़करो। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर संजय नूथरा। हाय संजय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू संजय। सो आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि कंटेंट से हम वायरल कैसे जा सकते हैं, प्लस कंटेंट यूज करके हम अपना बिजनेस कैसे जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो संजय, आई वुड स्टार्ट विद के बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, एंड मैंने ये भी देखा है कि आपने 500 करोड़ व्यूज जनरेट किए हैं अपने और दूसरों के बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पर। तो आप हमें शेयर कर सकते हो कि ये आपने कैसे किया है? 500 करोड़ व्यूज, सबसे पहले मैं बता दूं, इसे हम 5 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। और 500 करोड़ क्योंकि इंडियन ऑडियंस को करोड़ समझ में आता है। अब ये जनरेट करने का सिलसिला ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे में हो गया। पहले हमने अपने चैनल्स के लिए किया था, रैंडमली हमने कुछ यूट्यूब चैनल बनाए, मैंने खुद बनाए थे कॉलेज टाइम में, और फिर फेसलेस यूट्यूब चैनल जिन्हें हम बोलते हैं, राइट। तो बहुत सारे चैनल्स चलाए, डिलीट करवाए, सस्पेंड करवाए, एंड फिर देखते ही देखते कुछ ग्रो भी हो गए। एंड इसी के साथ साथ फिर काफी लोगों का डिमांड आने लग गया कि क्या ये चीज आप हमारे लिए भी कर सकते हो। देन वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था बिजनेस का एक्चुअल में, कि अच्छा इसको सर्विस भी दिया जा सकता है, और मुझे मालूम भी नहीं था कि लोगों को ये चाहिए भी, राइट। और फिर हमने यही सेम सर्विस लोगों को देनी स्टार्ट कर दी। फिर इवेंचुअली कोई बिजनेस ऑनर आए तो उन्होंने बोला कि यार हमारे बिजनेस के लिए व्यूज दे सकते हो कि नहीं। तो देन हमने वो चैलेंज भी एक्सेप्ट किया और वहां पे अपना मार्केटिंग दिमाग, कंटेंट दिमाग लगाया कि उनके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक कैसे उनको बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है ये व्यू से, कंटेंट से। एंड फास्ट फॉरवर्ड 2026 तक हमने जो लास्ट काउंट किया था वो 5 बिलियन व्यूज हिट कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स के मिलाकर, और 20+ प्ले बटन्स अचीव कर चुके हैं। बिजनेस की सेंस में बात करें तो 4 लाख लीड्स हम जनरेट कर चुके हैं ऑर्गेनिकली। ये सब मैं एड्स की बात नहीं कर रहा, ये सब ऑर्गेनिकली बात कर रहा हूँ। और ये किया कैसे? बहुत ही सिंपल था।
सीखते गए, क्या समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है, क्या कौन सा ट्रेंड है, राइट, और उसको इम्प्लीमेंट करते गए, फेल होते गए, इम्प्लीमेंट करते गए, और अभी भी सीख रहे हैं और करते जा रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसमें। तो आपने 20+ प्ले बटन्स की बात की, दैट मीन्स कि आप यूट्यूब पे भी ग्रो करवाते हो लोगों को? 100%। हमारा पहला प्लेटफॉर्म यूट्यूब ही था। YouTube था। उसके बाद जब से बिजनेस की डिमांड आने लगी, बिजनेस ऑनर्स, कोचीज, कंसल्टेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, उनको इंस्टाग्राम ज्यादा चाहिए रहता है। देखिए, हम कोई स्पेसिफिकली कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, हमारे क्लाइंट्स के टिकटॉक भी ग्रो हो रहे हैं, राइट। अब द थिंग इज कि हम शॉर्ट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को समझते हैं कि अगर रील कोई चल रहा है तो क्यों कोई रुक रहा है, उसका थंब कहाँ पे रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, तो इस साइकोलॉजी के हिसाब से हम कंटेंट बना रहे हैं। तो फेसबुक पे भी चलता है, इंस्टा पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, एंड सेमली टिकटॉक पे भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए हम शॉर्ट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे काम कर पा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो फिर। ओके, अच्छा, अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब क्रैक करना ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? सभी प्लेटफॉर्म्स का अपना अपना है। इट इज लाइक कि अगर आप फेसबुक की ऑडियंस की बात करोगे, वहां पे बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस है। अगर आप यूट्यूब की बात करोगे, अगर मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एक डिफरेंस बताऊं ना, यूट्यूब इज समथिंग लाइक कि जहां पे 5 साल से लेके 50 साल के आदमी को आपका वीडियो समझ में आना चाहिए, वहां पे इतना मास कंटेंट होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपको नीश टू नीश ऑडियंस भी मिल जाएगी, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी ईमेल मार्केटिंग की ऑडियंस मिल जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। शॉर्ट्स में, लॉन्ग में मिल जाएगी, शॉर्ट्स में नहीं मिलेगी। तो यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको बहुत मास कंटेंट बनाना पड़ता है, और इंस्टाग्राम में आपका नीश कंटेंट चल जाता है। तो सभी प्लेटफॉर्म का अलग भी है काम करने का। ओके, इन सब के अलावा बात करूं, कंटेंट से पहले और हर चीज से पहले, हु वाज संजय मित्रा? पहले क्या करते थे आप? मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, मैं कुछ भी नहीं करता था। मेरे को कॉलेज में इट इज लाइक कि पार्ट टाइम जॉब कुछ करना था। तो पार्ट टाइम जॉब मैंने जहाँ से जब स्टार्ट किया था, तो मैंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का सुबह सुबह रहता है ना, तो कॉलेज के साथ मैंने स्टार्ट किया था वैसा। तो मेरे को मिलते थे अराउंड 1200 रुपये पर मंथ। तो वो बहुत डिफिकल्ट जॉब था, ठंड हो, बारिश हो, वॉटेवर हो, तो आपको जाना ही जाना है करके। तो फिर वहां पे जियो वाला रेवोल्यूशन जो आ रहा था, तब सबके पास इंटरनेट था, तो हमारे पास भी आ गया। तो वहां से हमें समझ में आया कि एक यूट्यूब होता है, और यूट्यूब के एक्सपोजर से हमें समझ में आया कि यहाँ पे वीडियो डाल के पैसा कमाया जा सकता है। तो कंपैरेटिवली, जहाँ पे एक दिन मुझे याद है कि फीवर में भी मुझे वो बुला रहे हैं कि आ जाओ, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो स्किप नहीं कर सकते न्यूज़पेपर, कोई पढ़े बगैर उन्हें चाय हजम नहीं हो रही, तो तुम्हें जाना पड़ेगा ऐसा करके। तो मेरे को यूट्यूब की वीडियो बनाना बहुत कंपैरेटिवली ईजी लगा, तो मैं वीडियो बनाता गया। पहला वीडियो मैंने पूरा एक दिन लेकर बनाया, एंड इसी तरह मेरा ये यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। और पहले मुझे याद है कि पहले मेरे 9 या 10 महीने में मुझे $100 की अर्निंग आई थी, जिससे मैंने मोबाइल लिया था। उससे पहले मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप के वेबकैम से वीडियो बनाता था। फिर मैंने मोबाइल लिया, 7,000, उस टाइम डॉलर इज 75 रुपीज, तो 7,7500 कुछ ऐसा आया था मेरे अकाउंट में। तो उससे मैंने मोबाइल लिया, और मोबाइल से मैंने और एक्सपोजर लिया। फिर मेरी अर्निंग आ गई 3 मंथ में। $100 पे वो विड्रॉ करता है यूट्यूब आपका अमाउंट एडसेंस। तो फिर मैंने इसी तरह वो 3 महीने, 1 महीना हो गया कभी, राइट, और कुछ स्पॉन्सरशिप्स मिलने लगी, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। और इस दौरान कॉलेज कंप्लीट हो गया, एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज मतलब चेक करने लग गया, और वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल गया। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एंड इसी तरह फिर मैं इस डायरेक्शन में आ गया। जॉब भी किया मैंने डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत अच्छी कंपनी में, और यूट्यूब की वजह से मेरे को जॉब मिला। उन्होंने मेरे सीवी में देखा, तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो, 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, एडिटिंग भी आती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। हाँ यार, तुम्हारी जरूरत थी, आ जाओ। तो ऐसा करके एज अ फ्रेशर जब मैंने कॉलेज मतलब कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ था, उसके अराउंड आई गेस 1 महीने के अंदर मेरे को जॉब लग गई थी। और मैंने हालांकि बीकॉम किया था, जॉब मुझे डिजिटल मार्केटिंग में लगी थी, वो स्किल की वजह से ही। तो यही मेरा जर्नी था कंटेंट से पहले। तो अब काफ़ी इंस्पायरिंग रही है आपकी जर्नी, के पहले आप एक जगह न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और सीधा कंटेंट में आ गए, राइट। और कई बार तो हम खुद भी देखते हैं, मतलब मैं भी खुद ही देखता हूँ कि आज का हमारा जो, इट्स नॉट लाइक कि बहुत हाई हो गया, लेकिन इट इज लाइक कि कहाँ 1200 रुपये पर मंथ के लिए, और आज उस चीज़ के लिए सोचना भी नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे कि अगर मैं भी ट्रेंड की बात करूं, आजकल आपने देखा होगा कि एक द कुमार मेथड करके एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, और ही इज एन अकाउंटेंट। तो वो वायरल गए, और एक ही रील पे, पहली रील पे वायरल गए। आई थिंक कल मैंने चेक किया था, तो उनके 1 मिलियन होने वाले इंस्टाग्राम पर। तो अगर मैं उनका ब्रेक डाउन करूं, बहुत लोग समझना चाहते हैं कि वाई ही वेंट वायरल,
तो आप क्या उसमें मुझे बताओगे? द कुमार वायरल गए, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं समहाउ स्ट्रेटेजी, और उनको एनालाइज करेंगे और फिर बताएंगे कि ये चीज थी, इन्होंने बहुत अच्छा ऐसा किया, टॉपिक किया, हुक किया, व्हाटएवर। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जितना मैंने सोशल मीडिया पिछले 8 सालों से देखा है, ये एक्सेप्शनल था, और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये वही सेम केस था। आप जितना मर्जी एनालाइज कर लो कि इसमें टॉपिक था, हुक था, स्क्रिप्ट था, ऑरा था, व्हाटएवर द थिंग्स आर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक्सेप्शन था। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हुए हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हुए हैं जिनका पहला वीडियो चला है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे हुए हैं जिनका पहला वीडियो चला है। बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एक चीज हुई है कि इस बार बाकियों ने वो ट्रेंड को कॉपी किया है, क्योंकि वो कॉपी वाला ट्रेंड था, राइट। वरना बाकी जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स की पहली वीडियो जब वायरल होती है तो वो कॉपी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कॉपी करने वाला नहीं होता, वो उसका ही होता है। तो इस बार कॉपी इसलिए सबने कॉपी कर पाए, वही एडिटिंग स्टाइल, वही मेकिंग स्टाइल, शूटिंग स्टाइल, दैट्स वाई वो वायरल हो गया, राइट। और इसी तरह एक और पर्सन है जिनका बोलते हैं कि नाम ले लो तो पॉडकास्ट पे, वीडियो पे व्यूज आने लग जाते हैं। अब ये भी कोई, उसमें भी कोई नाम में कुछ नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम को वो चीज समझ में आ रही है कि यार ये चीज ना बार बार ट्रेंड में जा रही है, लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो जब लोग इस पे वीडियोस बना रहे हैं, ये ट्रेंड में जा रहा है, तो एल्गोरिथम ट्रेंड को फॉलो करता है, राइट। इसमें कुछ एनालाइज करने वाला है ही नहीं है, राइट। और ये बेमतलब का एनालाइज मैं भी कर सकता हूँ कि ये इसमें टॉपिक था, हुक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, अगर मेरा पर्सनल एनालिसिस हो तो मेरा यही था कि मैं स्क्रॉल कर रही थी जस्ट रील, और उनकी रील आई, और मैं ज़्यादातर बिना वॉल्यूम के ही रील स्क्रॉल करती हूँ। बस मुझे उनका एडिटिंग स्टाइल डिफरेंट लगा, और वो जैसे नॉर्मल जेंजी कंटेंट बनाता है, वो एक एजेड पर्सन है, तो इसी वजह से मैंने खोल के देखा कि है क्या। और उसमें अगर आप एक चीज और देखोगे ना, वो एक बार सामने आया तो चलेगा, लेकिन बार बार कोई और एडिटिंग वही स्टाइल लेकर आ रहा है, देन अपना एज ए ह्यूमन माइंड कि ये क्या हो रहा है, ये हर कोई यही क्यों बना रहा है, इसलिए और व्यूज बढ़े मुझे लग रहा है, right. जब लोग चेक करने लगे कि भाई हो क्या रहा है, सब लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं। और एक चीज और है कि सब लोग उन्हें टैग भी कर रहे हैं फिर। हाँ। मैंने तो उनका प्रोफाइल एक्चुअली मेरे किसी और के सामने मेरे सामने कोई और वीडियो आया था, तो मैं उनकी प्रोफाइल तक पहुंचा, किसी ने टैग किया हुआ था नीचे, तो मैं फिर उनकी प्रोफाइल पे पहुंचा। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बात करते हो, मैंने देखा है आपके इंस्टाग्राम पे, तो क्या आपके हिसाब से कंटेंट डेड हो चुका है और डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग? एंड सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ कि क्या अमीर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना उनको चाहिए, क्या इट इज कंपलसरी फॉर देम? सोशल मीडिया ना, मैं सबको बताना भी चाहूंगा, सोशल मीडिया आज की तारीख में इंटरेस्ट मीडिया बन चुका है, ठीक है। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, इट डज नॉट मैटर। मेरी वीडियो भी पोटेंशियल रखती है आपसे ज्यादा व्यूज लेकर आने की, मेरे फॉलोअर्स नहीं है फिर भी, क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट मीडिया हो चुका है, फॉलोअर्स को वो दिखाएगा ही नहीं, राइट। अब ये गेम को आगे समझने के लिए जब आप इतनी सी बात समझ जाते हो, देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पावर समझ में आता है। चलो अपने को इसको भी एनालाइज नहीं करना है। जितने भी बड़े नाम है, गैरी वी हो गया, एलेक्स ऑलमोजी हो गया, जितने भी, एंड्रू टेट हो गया, इंडिया में राज शमानी हो गए, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, और वहां पे वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, राइट। कितने वीडियोस आप ये लगा लो कि पर मंथ की कोई 400 वीडियोस कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, कोई 20,000 वीडियोस कर रहा है, और फिर उसके बाद आ जाती है क्लिपर आर्मी करके, जिनका काम है कि वो वीडियोस को कट करेंगे किसी और के लिए और अपने हैंडल्स पे पोस्ट करेंगे, जितने व्यूज आएंगे फिर उससे ओनर से पैसा लिया जाएगा, और वो ओनर नहीं, उन्हें हायर किया हुआ है, राइट। ये कॉन्सेप्ट बाहर से आया हुआ है, बिकॉज क्योंकि एल्गोरिथम क्या है कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, नहीं, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। तो ये एक चीज है। अब क्या एल्गोरिथम है कि आप जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे, तो विजिबिलिटी आपको बार बार लेनी पड़ेगी। मैंने परसों एक पॉडकास्ट देखा, जैसे मैं हमेशा देखता हूं, कैसे शॉर्ट में मेरे पास एक क्लिप आया, बहुत अच्छा लगा, मैंने सर्च किया, फिर मैंने उसको पूरा 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा। ये पॉडकास्ट में भी चल रहा है, लेकिन ये सेम चीज अलग अलग कोचेस, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर्स कर रहे हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग। इसे पहले बोला जाता था पीआर, अंबानीज अडानीज पीआर ही तो करते हैं। अडानी के बेटे की शादी हुई, सभी इन्फ्लुएंसर को पैसा बटा, सबने वीडियो बनाई, मेरे पास भी आया था, मैंने भी एक बनाई थी। तो क्या हो रहा था? क्यों पैसा दो रहे थे इन्फ्लुएंसर को? अंबानी की बेटे की शादी हुई तो उन्होंने क्या किया, सभी मुंबई बुलाया, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को अच्छे अच्छे होटल्स में स्टे करवाया, बड़ों की तो बात ही अलग है, राइट। और सबने कवर किया। क्या हो रहा था? पीआर हो रहा था, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है, हर कोई अपने लेवल पे अपने रिसोर्सेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को खरीद रहा है, राइट। और ये आने वाला टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का ही है।
अगर आप आने वाले टाइम में आपका कॉम्पिटिटर जब 100 हैंडल्स के ऊपर काम कर रहा होगा ना, देन आप एक हैंडल पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यूं लगा लो कि लेट्स सपोज कि अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन 500 मिलियन का है और आपका एक अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी 20 मिलियन ले रहा है, स्टिल आप 480 मिलियन पीछे हो भाई साहब उनसे, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है जो चल रहा है, और ऐसे हजारों एग्जांपल है, जैसे कि दिल्ली में ही है कार्तिक गिरी है, राइट। तो ज्वेलरी वाले आपने हाँ, जानते होंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो अपने 10+ पेजेस 20+ पेजेस पे काम करके डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहे हैं। अब लोग भी उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब इसी को और अगर कोई इनसे ज्यादा आगे निकलना चाहता है, उसे इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना होगा। आई थिंक जो कार्तिक का आपने नाम लिया, उन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस किया है। नहीं, उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने पोस्ट डाला था तो 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। 1000 करोड़। एंड उनका एक पॉडकास्ट है, उन्होंने बोला है कि 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, और उनका शुरुआत हुआ था सोशल मीडिया से, और आज भी वो बहुत बड़ा क्रेडिट सोशल मीडिया को देते हैं। ऑफर इज वन थिंग, डेफिनेटली ऑफर इज समथिंग जिसने पूरे मार्केट को हिलाया, लेकिन सेकंड थिंग इज ऑफर के अलावा उसका मार्केटिंग। अगर आप लोग तक पहुंचे, अच्छा मैं तो दिल्ली में नहीं रहता, आप शायद रहते हो, लेकिन मैं तो बहुत दूर से, मुझे कैसे मालूम है? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा ना मेरे तक तो, और मैं तो शायद मुझे बाय लक अगर चांस मिला तो मैं तो उनके विजिट भी करके आऊं, ठीक है, जस्ट क्योंकि मेरे सामने इनके इतने वीडियोस आ चुके हैं। दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, कि कोई दूसरे स्टेट से दूसरी जगह से आकर भी वहां तक पहुंच रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? अब कॉम्पिटिटर्स कहाँ पे, उनका तो मुझे नाम भी नहीं मालूम होगा, राइट। मतलब लोग डिस्ट्रीब्यूशन की पावर को, आई थिंक बहुत अर्ली है अभी, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन ही काम करेगा। 100%। एक अकाउंट से काम नहीं चलेगा, एक अकाउंट से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। अच्छा, मैं राज शमानी की अगर बात करूं, कंटेंट तो सब लोग बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, एवरीवन इज मेकिंग कंटेंट, बट राज शमानी ने ऐसा क्या समझ लिया है कंटेंट के रिगार्डिंग कि उन्हें कोई पीछे ही नहीं छोड़ पा रहा है? राज शमानी ने एक कंटेंट की एक ऐसी जड़ समझ ली है जो बाकी लोग समझने में शायद 4-5 साल और लगा देंगे, फिर जब तक करेंगे वो कोई और चीज को कैप्चर कर ले देंगे। द वन थिंग इज, जिसके बारे में हमने अभी बात की, विच इज वन थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड थिंग इज कि वन मैन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट खत्म किया है उन्होंने। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि पॉडकास्ट या यूट्यूबर वाला जो काम है ना, ये वन मैन आर्मी वाला काम नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यूट्यूबर्स में ना जनरली पहले तो यही रहता था कि यार मैं अकेला ही एडिट करूंगा, अकेला ही शूट कर लूंगा, सब कुछ अकेला ही कर लूंगा, लेकिन उन्होंने इसे फुल फ्लेज बिजनेस बना के दिखाया। अब डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मतलब मालूम पता क्या लगता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमें लगता है कि वीडियोस बनाई, अब बहुत सारी वीडियोस बनाई, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वो बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारी वीडियोस है तुम्हारे पास, बहुत सारी जो ऑडियंस आई है ना, अब वो ऑडियंस को तुम मोनेटाइज करते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन की पावर है। उनके बिजनेसेस आपको मालूम है, वो फर्स्ट थिंग इज कि आप वो पॉडकास्ट पे बिठाने का पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपए, राइट। अच्छा, वो इनडायरेक्ट है, नंबर हो सकता है, इट इज अलाउड बड़े आराम से 30 लाख 40 लाख 50 लाख। अगर किसी बिलियनर को वाइट वॉश करना है तो जाके बैठ जाएगा ना पैसा देके, ठीक है, क्या कुछ भी नहीं है उसके लिए, कुछ भी नहीं है। ये पहला है इनकम सोर्स, राइट, और इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। ये पहला इनकम सोर्स है। सेकंड इनकम सोर्स इज समथिंग जहां पे वो एड से कमा रहे हैं, वो तो बहुत ही कम होगा, ठीक है। उसके बाद वो स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं। स्पॉन्सरशिप्स के भी अलग लेवल हैं कि वो उन्हें ब्रांड एक्चुअल में अपने, जैसे एसूस, राइट, लैपटॉप ब्रांड ने उन्हें प्रॉपर, इट इज लाइक कि तुम ही हमारे ब्रांड के चेहरे बनोगे, राइट। ये यूट्यूबर के लेवल पे हो रहा है। उसके बाद वो कितने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी आ रही होंगी, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की एक्चुअल पावर है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन को मोनेटाइज किया, ये गेम वो समझ चुके हैं। और कल को उनका यूट्यूब भी डाउन भी हो जाएगा ना, तब तक तो वो पता नहीं क्या ही बना चुके होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे उनका अच्छा लगता है, विच इज राज शमानी का विजन। राज शमानी आपने हमेशा देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मुझे एशिया का, इट इज लाइक मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल बनना है, तो उसके लिए हमें इतने सब्सक्राइबर्स लगेंगे, इसके लिए हमें इतना और एफर्ट डालना होगा। तो वो भागते जा रहे हैं, इसमें भागते जा रहे हैं। अब ये वाली चीज ना, जब यूट्यूबर के पास पैसा आता है ना, वो सबसे पहले अपने पर्सनल लेवल पे खर्च करके खत्म कर देता है, क्योंकि उसने पहले पैसा कभी देखा नहीं होता। लेकिन उनका माइंडसेट जब बिजनेस वाला माइंडसेट है,
वो उसी चीज पे दोबारा री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, एंड इसी की वजह से वो ज्यादा आगे भी बढ़ पा रहे हैं। एंड आई थिंक मैंने सुना उनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उसी में जा रहा है, वापस से यूट्यूब में जा आप रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज ही देख लो ना, आपको क्या लगता है कि अगर 500 पेजेस मेंटेन करने हैं कितना पैसा लगता है? हम ये काम करते हैं तो हमें मालूम है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लॉन्ग वीडियो बनाया था बहुत पहले, और जो कैलकुलेशन थी वो 21-22 लाख रुपए की महीने की निकल कर आई थी। जस्ट 21-22 लाख शॉर्ट वीडियो क्लिपिंग वो काटने का, कम से कम मैंने वर्स्ट केस लगाया था जिस हिसाब से उनके पेजेस चल रहे थे। अब किसी में इतना पोटेंशियल है। हमने ना वीडियो भी बनाया था 3 साल पहले, हमने एक पॉडकास्ट, हमारे पंजाब के एक पॉडकास्ट चैनल है, तो उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इट इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन, तब मालूम भी नहीं था किसी को इसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उन्होंने बोला कि एक चैनल ले लो, तुम इस पे काम करना, एंड 0 नया चैनल बना के दे दिया। ऐसे ऑफिस में बुलाया, बहुत बड़े है नाम, तो उन्होंने बुलाया, तो बोले कि ये चैनल तुम देखो और अपन टॉप पे जाने का अपने को, तुम करो जितना कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है सर। तो वो एक चैनल को हमने एक महीने में 50 मिलियन व्यूज एंड क्लिपिंग किया उनके बड़े पॉडकास्ट चैनल से, एंड 1 लाख सब्सक्राइबर्स। वो बंदे ने मतलब 50-60 हजार रुपए की पेमेंट नहीं करी। मतलब इट इज नॉट अबाउट पेमेंट नहीं करी, इट इज अबाउट माइंडसेट कि डायरेक्ट रेवेन्यू तो कोई, और रीजन क्या था, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आया इसकी वजह से कि डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आया हमें इसमें। अब ये माइंडसेट किसी को नंबर 1 कैसे बना सकता है? तुम्हारे उस क्लिप की वजह से तुम्हारा प्रॉपर बड़ा क्लिप चल रहा है, बड़ा पॉडकास्ट चल रहा है, एंड उसकी वजह से तुम्हारे और हजारों अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी। वो चीज को वो समझ ही नहीं पा रहे, कैसे ये नंबर 1 बन जाएंगे राशिमानी के लेवल पे, राइट? यही मैं बोल रहा हूं कि वो राशिमानी ये सारी चीजें समझ चुके हैं। बिकॉज क्या होता है कि अगर कोई, जैसे बहुत सारी कंपनीज के लेवल पे चीजें गई कि वो चीज ऑलरेडी कोई कर चुका है करके, तो एक एग्जांपल होता है कि इसका पाथ यही है। लेकिन जो ये यूट्यूबर्स को बिजनेस का क्रिएट करना है ना, इसका कोई किसी ने कोई किया नहीं है पहले से, तो राशिमानी खुद सोच पा रहे हैं, राइट? जैसे हम भी करते हैं कि हमारी जो कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी है, कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी बहुत है, लेकिन हम जो वायरलिटी के हिसाब से कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी बिल्ड कर रहे हैं कि कोई आएगा उसको सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस जनरेट करे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज बहुत है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज भी बहुत है, जहां पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में ग्राफिक्स एंड ऑल एस्थेटिक काइंड ऑफ चीजें करी जाती हैं। लेकिन उससे बिजनेस लाकर देना, राइट? वीडियो बनाना है तो वीडियो से बिजनेस आएगा, अब उससे लीड्स आएगा। हमें कोई दिखता ही नहीं कि ऐसा किसी ने कुछ किया हो। या तो कोई व्यूज के लिए वीडियो बना रहा है, बहुत बड़ी एजेंसी है जो फाउंडर्स के साथ काम कर रही है, या फिर छोटी एजेंसी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है, लेकिन व्यूज, लेकिन लीड्स एंड इसके लिए नहीं कर रही, तो हमें कोई दिख नहीं रहा। हम अपने खुद ही दिमाग चलाकर देख रहे हैं कि अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे रिसोर्स लगते हैं जो नॉर्मल सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज में नहीं लगते, राइट? तो जब आपके ऊपर कोई नहीं होता, वो चीज आप कभी किसी ने नहीं की होती, तो देन वो आपको खुद फिगर आउट करना होता है कि यार ये चीज एग्जैक्टली किस तरह से होगी। और यही सेम चीज आई गेस राशिमानी के केस में थी। पहले किसी ने किया ही नहीं था इस लेवल का गेम। कि आप सोचो, इंडिया पे 21-22 लाख रुपए किसने खर्च किए थे वीडियो क्लिपिंग के लिए? तो उनमें इतना गट कैसे आएगा 21-22 लाख ये लो खर्च करो, मैं बनाऊंगा, मेरे 500 हैंडल्स बनाओ। स्पेंडिंग तो हो रही है ना, इसी लेवल की हो रही है। एक वीडियो का क्लिप भी उठा लो, कितने रुपए का जा रहा है, और उसको आप कैलकुलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा इससे भी ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है। अब उन्होंने यूट्यूब, अगर आप देखोगे उन्होंने रिसेंट में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए लॉन्ग वाले, अलग अलग, थिंक विद शमानी, वो उसमें नहीं स्पेंडिंग हो रहा, और वो अलग अलग कंटेंट, वो पॉडकास्ट का कंटेंट नहीं है। क्यों कर रहे हैं वो? क्या मिल रहा है उन्हें ये करके? शायद आधे तो मोनेटाइज भी नहीं होंगे। बिल्कुल। और अच्छा, अगर पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो कहां से इतना गट्स आ रहा है भाई? कोई और होगा तो पहले यही सोचेगा कि या तो मैं इस पैसे को सेव कर लूं या इसे कहीं और कल डाल हो दूं। ना हो, यूट्यूब हो ना हो, यूट्यूब उड़ जाएगा तो अपनी जेब में डाल लो ना पैसा, यही तो थिंकिंग है ना। तो गट्स चाहिए इतने पैसे वापस से, मतलब किसी अनप्रेडिक्टेबल चीज में लगाना। आई गेस विजन भी चाहिए कि इसके लिए मैंने किया ही नहीं था। लेट्स सपोज कि जैसे हम बोलते हैं कि हमें 100 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी है, तो उसके लिए फिर मैं ये नहीं सोच सकता ना कि आज जो 5 लाख का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ है तो वो 5 लाख के प्रॉफिट को मैं घर ले जाऊं, फिर 100 करोड़ की कैसे बनेगी? अब ये इसमें से 4.5 लाख फिर से डाल दो, 5 लाख 10,000 भी डाल दो, 10,000 मेरे से ले लो, क्योंकि विजन ही 100 करोड़ का है, क्योंकि मैं इससे कुछ कर नहीं पाऊंगा। जब ये वाली थिंकिंग होती है ना, आई गेस देन कुछ बड़ा बनता एंड है। आई थिंक विजन ही सब कुछ होता है, विजन इज एवरीथिंग। क्योंकि एग्जीक्यूशन तो आप काम करने को आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, बट फर्क क्या होगा? विजन का फर्क होगा 100%। तो वो हर कोई नहीं देख सकता सेम विजन। बिल्कुल।
अच्छा, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की काफ़ी सारी बातें करते हो और महेश्वरी जी ने उनको स्कैमर भी बोल दिया था, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, संदीप महेश्वरी जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जो भी बोला, अब इस पे कमेंट करना ज्यादा अच्छी बात तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि मुझे उस वक्त भी लगता था और आज भी लगता है कि विवेक बिंद्रा अपनी जगह सही थे, राइट। और क्यों सही थे? लीगल पर्सपेक्टिव से तो वो सही थे, राइट। लेकिन उसके अलावा मुझे बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी वो सही लगते हैं, बिकॉज जो चीजें हुई थी वो चीजें, अगर आप नंबर्स देखोगे कि अगर बहुत सारे लोग कोर्स नहीं देखते हैं तो गलती किसकी है? अगर ये बोला जाता है कि अगर कोई कोर्स परचेज करता है 90% लोग कोर्स उसको नहीं देखते हैं, तो वो गलती किसकी है? ना देखने वाले की। सामने वाले पर्सन ने तो वो प्रोवाइड किया है ना, और वही पर्सन का रिव्यू पहले है, वही पर्सन का रिव्यू बाद में है। पहले अच्छा बोल रहा है, बाद में आगे बुरा बोल रहा है, तो किसको सही माने किसको गलत माने? और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि संदीप महेश्वरी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन समहाउ गलतियां हो जाती हैं, और ये गलतियों में ऐसी गलती थी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना एक इंसान का समय आता है और वो समय ना करवाता है कुछ ना कुछ। मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रहा हूँ, तो ये मैं उस सेंस से बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ समय आता है जो कुछ करवा देता है, और ये वैसा ही उनका कुछ समय रहा होगा। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, मतलब मैं उनका पता नहीं कितने वीडियोस देख देख के, आपने भी आई डैम श्योर देखे होंगे ना, सब नहीं देखे होंगे, तो वो हो गया। और आई गेस इसको तो भी क्या ही इस पे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप एक थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए, तो कुछ लोगों की मैं बात करूंगी यहाँ पे जिनकी हमें पोजीशनिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले, अगर आप मुकेश अंबानी के कंटेंट एडवाइजर होते तो आप कैसे इसको करते? सबसे पहले मैं बजट बढ़ाता हूँ उनका, 10 करोड़ बहुत कम है। दूसरा, मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूट्यूब, ये सारा गेम नहीं बिल्कुल भी करता। ये गेम हम करते 2060-70 में, जब उनके फाइल्स बहुत सारे बनते, ठीक है, लेकिन वो रिलीज होंगे शाहरुख खान की तरह। जैसे शाहरुख खान का अभी एक यूट्यूब पे वीडियो है, मन्नत का वो वीडियो दिखा रहे हैं कि दिस इज ऑल, ये देखो मेरे अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो उनकी पीआर टीम अब रिलीज कर रही है कुछ ना कुछ, ठीक है, करके, तो उनका तब दिखाएंगे कि वो जो उनका घर है, ईच एंड एवरीथिंग, वो तब होगा, शूट आज ही होगा, ठीक है। इट इज लाइक उनका डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए। सेकेंड इज उनका पीआर में भी इतना पीआर, इट इज लाइक कि जैसे मोदी जी ने अपनी पोजीशनिंग कर रखी है ना, तो उस लेवल का पोजीशनिंग उनका होना चाहिए। और उस लेवल का पोजीशनिंग में जो वो पोजीशनिंग सेट करना चाहते हैं, मे बी वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन, राइट, मे बी वर्ल्ड्स हम्बल बिजनेसमैन, वो भी कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम चीजें अलॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को खरीदेंगे, मीडिया को खरीदेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को खरीदेंगे, और वो चीजें बनेंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, मतलब ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है, और ऐसे ही काम हो रहा है। दिखता नहीं है बस, लेकिन काम ऐसे ही करता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर राज शमानी बोले कि 2030 तक उन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, बजट हम इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तब आप क्या करोगे? राज शमानी को अगर 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए ना, देन सबसे पहला काम उन्हें ये करना होगा, मतलब जल्दी चाहिए, हो तो जाएंगे लेकिन जल्दी चाहिए। देन उस केस में आई गेस उन्हें जो क्लिपिंग आर्मी वाला काम है वो उसका बजट बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले, और ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो जा सकते हैं तो उन्हें उन 5 जो वो बोलते हैं, उन 5 कंटेंट को टच करना पड़ेगा जो इंडिया में ज्यादा देखा जाता है, बिकॉज उनका कंटेंट हिंदी है, राइट, एंड हिंदी कंटेंट ऑडियंस हिंदी है। हिंदी ऑडियंस में 5 टाइप ऑफ कंटेंट, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, रिलेशनशिप्स, ठीक है, और भी कुछ ऐसे हॉरर, और इस पे वो बनाते ही नहीं है कंटेंट। हाँ। लेकिन इंडिया में ये बहुत चलता है, बहुत चलता है। स्पॉटिफाई को लो, हॉरर की ऐड आएगी आपको पॉडकास्ट की, रणवीर बनाते हैं, राइट, रणवीर बनाते हैं। लेकिन वो अगर जल्दी जाना है तो एक ये बात है, अगर इसमें नहीं जाना है देन इवेंचुअली ऑडियंस भी ग्रो करेगी, हाँ, थोड़ा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर सकते हैं। और एक चीज और किया जा सकता है, विच इज उन्हें समहाउ बड़े चेहरे और लेकर आने पड़ेंगे जिन तक वो शायद पहुंच नहीं पा रहे। मे बी गूगल के सीईओ, ठीक है, मुकेश अंबानी जी को सामने बिठाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अगर ये हो गया तो बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, राइट। और एक चीज और की जा सकती है, कॉन्ट्रोवर्शियल भी किया जा सकता है चीजों को, क्योंकि जब कॉन्ट्रोवर्शियल होता है यूट्यूबर्स को बहुत फायदा होता है। पास्ट गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, ये बोलेंगे
क्योंकि जिस यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी हुई है वो हमेशा मतलब उस समय में वो सबसे ऊपर रहा है, लोगों को याद भी रहता है, याद भी रहता है। मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स याद है सिर्फ और सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सीज करके, आगे पीछे मैंने उनकी वीडियो देखी ना हो, लेकिन कंट्रोवर्सीज में उनके व्यूज 10 गुना हो जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए। तो वही है कि जहाँ पे मसाला है वहां पे ऑडियंस है, स्पेशली इंडियन ऑडियंस। अगर मोदी जी को हटाने के लिए राहुल गांधी जी आपको हायर करते हैं तो आप उनकी पर्सनल ब्रांडिंग या उनकी पोजीशनिंग में किन 3 बातों का ध्यान रखोगे या कैसे करोगे? राहुल गांधी जी को पहला काम करना होगा अपनी ऑडियंस से रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। हिंदी में बात कीजिए, इंडियन ऑडियंस हिंदी समझती है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट नाउअडेज, ठीक है। मैं पर्सनली उनके थॉट्स को समझता हूँ, लेकिन इंडियन ऑडियंस नहीं समझती है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्या वो चीजों को समझ रहे हैं, उन्हें वैसे ही लैंग्वेज में समझाना होगा। दूसरा, उनके पीआर में ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब पीआर में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप वो काम करो जो सिर्फ और सिर्फ टियर 1 को समझ में आए, वो टियर 3 को भी समझ में आना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस की, मैं पूरी बोलूंगा सच बताऊं तो। क्योंकि मेरे को प्रशांत किशोर उनका इंटरव्यू याद है, उन्होंने बोला था, उनको बुलाया गया था कांग्रेस की तरफ से, और उन्होंने बोला था कि मैंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, मेरे को रिवाइवल करवाना था कांग्रेस का, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमारी पार्टी में ये फंडामेंटल है, ये वाले रूल्स हैं, ये वाले, इन चीजों को तो आप कर ही नहीं सकते, तो रिवाइवल होगा ही नहीं। और ये दैट्स क्योंकि सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, राइट। आइडियोलॉजी को चेंज करने की नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन वे लोगों के सामने पहुंचना, उसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर वो परसेप्शन सही नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक वही जो आपने बोला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो कम्युनिकेशन ही है, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं अपनी ऑडियंस तक। देखिए सोनिया गांधी जी, मैं थोड़ा इसमें ना थोड़ा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा बोल पाता हूँ। सोनिया गांधी जी का कम्युनिकेशन हम सब लोग जानते हैं, इंडियन ऑडियंस में भी बहुत अच्छी बात करेंगे, लेकिन इंडियन ऑडियंस को वो एक्सेंट ही समझ में नहीं आएगा। हाँ। आपने अगर सुना है 2014 से पहले बहुत सारी स्पीच, तो एक्सेंट नहीं समझ में आता। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का एक्सेंट अगर आप देखोगे वो क्या गया और परसेप्शन क्या गई है। ऑडियंस को चाहिए था, हालांकि बहुत अच्छा काम किया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन ऑडियंस को एक्चुअल में क्या चाहिए था, डायलॉग बाजी। तो डायलॉग बाजी वाले पीएम हमें मिले, ठीक है, बेसिकली काम भी करें और इंडियन ऑडियंस को मसाला भी मिले। तो वो सारे इंडियन ऑडियंस को मसाला मिला, तो उन्होंने लगा ये तो बहुत दमदार है, ये तो बोलते ही नहीं है करके, तो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अब सेमली राहुल गांधी जी को भी करना पड़ेगा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ वैसी बात करें, बिकॉज अपनी ऑडियंस नहीं है इतनी पढ़ी लिखी। मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो राहुल गांधी जी बात ऐसे करते हैं शायद वो जैसे वो एयरपोर्ट पे खड़े रह के बात करते हैं, लेकिन ऑडियंस है रेलवे स्टेशन वाली। ये बहुत ही हार्ड चीज है, लेकिन जो इंडियन ऑडियंस को, इंडिया को समझता है ना, उसे ये बात समझ में आएगी। एयरपोर्ट की ऑडियंस और रेलवे स्टेशन की ऑडियंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उन्हें उसी लेवल की बात समझानी पड़ेगी, और उन लोगों का भला करने के लिए आपको वो लेवल पे आना पड़ेगा। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क। बेसिकली जब लोगों को बात ही समझ में नहीं आएगी तो आपसे रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत बार क्लाइंट्स कहते हैं कि आप ऐड चलाओ, लीड आएंगी अपने आप, तो ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, और ऐड किन लोगों को नहीं चलाने चाहिए? एड्स, आपका क्वेश्चन था कि एड चलाओ लीड जाएंगे अपने आप। हाँ 100% ये ट्रू है। देखिए किन लोगों को नहीं चलानी चाहिए, एक्चुअल में मैं ना, देखो मेरा ऑर्गेनिक एजेंसी है, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन हमेशा ये रहती है, मतलब सबको ये रहती है विच इज नेचुरल, कि यार ये तो ऑर्गेनिक के पक्ष में ही बोलेगा कि एड्स बहुत खराब है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एड्स को ऑर्गेनिक कंटेंट कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर आप एड्स चला रहे हो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑर्गेनिक कब करना है, एड्स कब करना है करके। पहला, अगर आप एज अ बिगनर हो, आपको ऑर्गेनिक पे काम करना ही पड़ेगा। वीडियोस बनाओ, जस्ट आप कोच हो, कंसल्टेंट हो, बिजनेस ओनर हो, वीडियोस बनाओ, टेस्ट योर ऑडियंस, टेस्ट योर प्रोडक्ट। पहला 1-2 साल आप बहुत अच्छे से कंटेंट बनाओ, आपको ना एक ट्रैफिक सोर्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 साल में 90% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, प्राइसिंग की नॉलेज नहीं, ऑफर की नॉलेज नहीं, बहुत सारी नॉलेज नहीं, जिसके कारण वो गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां तो करेंगे, वो पाथ है, वो तो करना ही पड़ेगा, राइट, तभी तो सीखेंगे। लेकिन इस पाथ में कुछ सपोर्ट करने वाला हो ना, वो क्या होगा? ट्रैफिक सोर्स। लेट्स सपोज ऑडियंस आते जा रही है, प्राइसिंग में ट्वीक कर दिया, ऑफर में चेंज कर दिया, पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, लेकिन एक ऑडियंस बार बार आती जा रही है। लेकिन अगर यही एड्स होता तो हर बार उन्हें क्या करना पड़ रहा था? उन्हें
पैसा लगा के चेक करना पड़ रहा था, फिर से प्रोडक्ट चेंज हो गया, पता लगा यार ये तो काम ही नहीं करता, फिर से एड्स लगाओ, फिर से पैसा लगाओ। इतना पैसा सबके पास नहीं होता। लेकिन यही चीज अगर ट्रैफिक सोर्स कहां से, ऑर्गेनिक से है, तो आपकी ऑडियंस बनी हुई है, पर्सनल ब्रांड बना हुआ है। आप लेट्स सपोज कि पहले पॉडकास्ट करवाते थे, उसके बाद आप कंटेंट करवाने लग गए, कंटेंट के बाद आप पीआर करवाने लग गए, आप प्रोडक्ट्स चेंज करते जा रहे हो, लेकिन ऑडियंस को वही कुछ चाहिए था, राइट। एंड दिस इज हाउ वो बिगनर को बहुत ज्यादा पहले 1-2 साल सर्वाइव करवा देती है। तो ऑर्गेनिक को बिगनर के लिए मैं तो वरदान मांगता हूं। क्यों मैं मानता हूं? क्योंकि मेरी जर्नी ऐसे निकली थी। मेरे को आज तक लीड कोस्ट नहीं समझ में आई, पहले अभी आने लगी, पहले नहीं आती थी, क्योंकि मेरा पूरा सारा ट्रैफिक सोर्स ही ऑर्गेनिक था ना। तो मेरे पहले 1-2 साल जहां पे हमने 5,000 रुपए की सर्विस से लेके लाखों रुपए की सर्विस बेची, वो ट्वीक कर करके और हमें कभी ऑडियंस की चिंता ही नहीं हुई। लीड्स वो तो आ ही जाएंगी, एक स्टोरी डाल देंगे, एक रील डाल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये प्रोडक्ट, ये प्राइसिंग, ये ऑफरिंग मेरी काम कर रही है, अब इसको स्केल करना है। स्केलिंग के लिए एड्स काम में लेकर आओ, राइट। और स्केलिंग के लिए जब आप एड्स काम में लेकर आओगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट करेगा बार बार आपका कंटेंट। और ये हमारे क्लाइंट्स आकर हमें बोलते हैं, हमारे क्लाइंट्स ने हमें बोला कि हमने एड चलाई थी आपसे साथ, जब से कंटेंट बनाने लग गए हैं हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अथॉरिटी बन गई है, क्योंकि उसी ट्रस्ट बन गया। उसी ऑडियंस ने उनको ऑर्गेनिक में देख लिया, अपनी फीड पे देख लिया, उन्हें लगता है भगवान ने मेरे सामने इसका वीडियो भेजा है, राइट। क्योंकि नेचुरल आया है ना, एड्स के साथ थोड़ी दिखाया है। वो लोगों को लगता है हम जानते हैं इनको, जानते हैं, तो उन्हीं की एड देखी। अब तो ये तो चेहरा देखा हुआ है। एक स्टडी भी हुई थी ना कि एक ही थोड़े उन्होंने 5-10 लोग लिए। अब एक यूनिवर्सिटी की स्टडी थी, मेरे को नाम नहीं याद, 5-10 लोग लिए, 5-10 लोगों के सामने 40 लोगों के चेहरे अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स दिखाए गए। किसी को एक चेहरा 10 बार दिखाया गया, किसी को 2 बार दिखाया गया, किसी को 40 बार दिखाया गया, किसी को 20 बार दिखाया गया। फिर उन्हें सामने खड़े करके पूछा कि इन 40 बंदों में से पहचानो, उन 5-10 बंदों से पूछा कि इन 40 बंदों में से पहचानो कि सबसे ट्रस्टेड चेहरा कौन सा लगा है। तो उन्होंने उन चेहरों को आइडेंटिफाई किया जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा बार देखा था। दिस इज हाउ ह्यूमन ट्रस्ट करता है किसी को, कि किसी का चेहरा अगर मैं बार बार देख लूंगा तो मैं जानता भी नहीं, नाम से भी नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन मैं उस इंसान पे ज्यादा ट्रस्ट करूंगा क्योंकि उनका चेहरा मैंने बार बार देखा हुआ है। राइट। सेम कंटेंट के साथ है। अब एड्स के साथ तो आप आ रहे थे, कंटेंट में भी दिखते जा रहे हो, ट्रस्ट हो गया उसे, राइट। और तो वो पैसे देने से भी कम हिचकिचाएगा, राइट। क्योंकि सब कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है ना। इट इज ऑल अबाउट कि आपकी पॉकेट से पैसा निकाल के मुझे अपनी पॉकेट में डालना है, तो मुझे ट्रस्ट जीतना पड़ेगा आपका। मैं आपके सामने जितनी बार आऊंगा तो ट्रस्ट जीत लूंगा। देन ये तो ट्रस्टेड है ना, ये कहां लेके जाएगा पैसे। वही बात होगी ना, जैसे आप फैमिली पे ट्रस्ट करते हो सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके साथ रहते हो हमेशा, राइट। तो एक उसी तरह से जिस इंसान से ज्यादा मिलोगे, ज्यादा देखोगे, तो ये वही बात आ गई वहां 100% घुमा फिरा के। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बोलते हुए सुना है कि पर्सनल ब्रांड मत बनाओ, पर्सनैलिटी ब्रांड बनाओ। तो व्हाट इज दैट? पर्सनल ब्रांड नहीं, पर्सनैलिटी ब्रांड। पर्सनल ब्रांड का जमाना जा चुका है, पर्सनैलिटी ब्रांड का जमाना आ चुका है। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? बिकॉज आप यूं समझो, पर्सनैलिटी ब्रांड में ना आपकी ऑडियंस आपके साथ लॉयल रहती है। पर्सनैलिटी ब्रांड में लोग आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इट इज, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था, वो रिलेट आप कर पाओगे इसी चीज से, कि जहां पर आप किसी ने बोला था कि एआई वर्सेस रियल ह्यूमन, कौन सा वीडियो? मैंने बोला कि एआई एक्सपीरियंस देगा, सॉरी, एआई आपको इंफॉर्मेशन देगा, रियल ह्यूमन आपको एक्सपीरियंस देगा, राइट। रियल ह्यूमन आपको ओपिनियन देगा, राइट। यहां पर आपको रिपीटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट की जा सकती है, लेकिन यहां पे आइडियोलॉजी मिलती है ह्यूमन की तरफ से, ओपिनियन मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सेमली विद द पर्सनैलिटी ब्रांड। पर्सनल ब्रांड इज समथिंग लाइक कि जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो एआई से वीडियोस बनवा रहे हैं अपना, राइट। डिमांड है तो हमारी एजेंसी फुलफिल करेगा, व्यूज भी लेकर आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कंटेंट डाल रहा है। क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी हमें करनी है, टॉपिक भी हमें करना है, हुक भी, सब कुछ हमें ही करना है, और हम ग्रो भी कर दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब कल आपसे कोई अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला आएगा, खत्म, आपका ब्रांड खत्म। लेकिन पर्सनैलिटी ब्रांड में मालूम क्या होता है? पर्सनैलिटी ब्रांड में आपसे अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला आ जाए, लेकिन लोग आपकी आइडियोलॉजी से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके ओपिनियन से, आपके क्रॉस क्वेश्चन से। अच्छा, पॉडकास्ट वाले तो बहुत है, राज शमानी क्यों? और गेस्ट बहुतों के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन राज शमानी क्यों? क्योंकि लोग, राज शमानी का पर्सनैलिटी ब्रांड बन चुका है, पर्सनल ब्रांड नहीं है। तो उनसे अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले, मतलब उनके अच्छे
क्या बोलेंगे, रिसर्च करके क्वेश्चन पूछने वाले आ जाएं, लेकिन उनका जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, उनका जो आइडियोलॉजी वो सामने रखते हैं कि यार ये ठीक है ना, ये तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। और जब वो ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन के अलावा अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, हम तो इसको ऐसे ही समझते हैं, हम जेनजीस तो ऐसे ही समझते हैं इस चीज को, जब वो बहुत बार ऐसे बोलते हैं तो लोग रिलेट कर जाते हैं, ये है। अदरवाइज आप देखो कि बहुत सारे पॉडकास्ट के 5,000 रुपीज में आपको होस्ट मिल जाते हैं मार्केट में, लोग ऐसे भी पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं, राइट, कि 5,000 रुपीज में आपको पॉडकास्ट के होस्ट मिल गए। अरे भाई, वो पॉडकास्ट चैनल तुम्हारा ठीक है, वो इट इज लाइक अ वन टाइम इंफॉर्मेशन या गेस्ट के नाम पे चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे वहां पे कोई पर्सनैलिटी ब्रांड नहीं बना सकते, राइट। तो पर्सनैलिटी ब्रांड बहुत ही अलग होता है। पर्सनैलिटी ब्रांड बहुत लॉन्ग जीता है, मैं ये बोलता हूँ। पर्सनल ब्रांड बहुत इजीली रिप्लेसेबल है, ये मैं बोलूंगा। पर्सनैलिटी ब्रांड के तो लोग पूजा भी करते हैं, इट इज लाइक रजनीकांत। क्योंकि लोग तो राज शमानी की पर्सनालिटी के साथ पहले से ही अवेयर है ना, उनको पहले से ही जानते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं, तो वो और एक प्लस पॉइंट है बिल्कुल पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल, और वो तभी होता है जब आप उसमें पूरी जी जान से घुस जाते हो। मैं अगर बताऊं, मेरे लिए पर्सनैलिटी ब्रांड, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप अगर कोई फॉरेन क्रिएटर्स को देखते हैं, फॉरेन कोचीज वगैरह को फॉलो करते हैं, तो गैरी वी आपने नाम सुना होगा। गैरी वी इज अ पर्सनैलिटी ब्रांड, राइट। क्यों? अगर आप देखोगे उनके हर कंटेंट में वो मतलब ऐसे लगता है कि यार वो दिल से ही कुछ ना कुछ बता रहे हैं, राइट। और स्टोरीज, रील्स, कुछ भी देखोगे कितना शिद्दत से अपने दिल पे हाथ रख के कुछ बोल देते हैं, राइट। और लोगों को वो चीज समझ में आती है। अब वही इंफॉर्मेशन देने वाला कोई और होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन उस बंदे का वो पिछले 20 साल से चलते जा रहा है सोशल मीडिया पे, और आगे भी चलेगा अगले 20 साल तक, राइट। और बहुत सारे जो इंसान ये बोलते हैं ना कि अगर आज मेरा हैंडल ले लो, आज हमारी जितनी फॉलोइंग है ये ले लो, आज हमारा जितना बिजनेस है ये ले लो, और उसको लेने के बाद मैं फिर से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दूंगा और मुझे पता मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अंदर से वो पर्सनैलिटी ब्रांड है और वो अंदर से ही आता है हमेशा। ठीक है, अब एक रैपिड फायर राउंड हम खेलेंगे, इसमें आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला है हमारा विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी। बहुत मुश्किल है। विवेक बिंद्रा। एलेक्स हरमोजी, ईमान गाजी। एलेक्स हरमोजी। एलेक्स हरमोजी, गैरी वी। गैरी वी। रणवीर अलाहाबादिया, राज शमानी। राज शमानी। सदगुरु, ओशो। ओशो। ओके। प्रखर के प्रवचन या राज शमानी? राज शमानी। सौरभ जोशी, फ्लाइंग बीस्ट। रिलेटेबल फ्लाइंग बीस्ट। भुवन बम या एसआर के? एसआर के। एसआर के। ओके, तो अच्छा, अगर मैं सौरभ जोशी की बात करूं तो ये बहुत ही बोरिंग सा व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। मतलब इनका व्लॉग जो होता है बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, बट इन्होंने अभी तक बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो उसका रीज़न क्या है ग्रो करने का? इनकी कंसिस्टेंसी है या इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है? इनकी रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। सौरभ जोशी अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इतने अच्छे से समझते हैं, मुझे लगता है कि कोई और इंसान समझता ही नहीं होगा। मुझे उनके व्लॉग्स देख के फील होता है भाई ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, राइट। लिटरली मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर मैं जब एज अ मार्केटिंग माइंड से समझता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छा ये बड़ा नहीं हो रहा है, जिस दिन ये बड़ा होगा इसकी ऑडियंस टूट जाएगी। और वो जानबूझकर शायद ऐसा ही करते हैं, राइट। मुझे नहीं पता वो अंदर से कैसे हैं या फिर रियल में कैसे हैं, मैं नहीं मिला हूं, लेकिन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट रिलेटेबल फील करवाते हैं। जैसी बोलना नहीं चाहिए, जैसी हरकतें वो कर रहे हैं या फिर जैसी चीजें वो एक्सपीरियंस करवाते हैं अपनी ऑडियंस को, एग्जैक्टली उनकी ऑडियंस को वही चाहिए। और उनकी ऑडियंस कौन है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और वो रिलेटेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। वो जिस दिन उनके अंदर वो मेच्योरिटी आ गई ना, जिसे हम बोलते हैं कि बड़ा हो गया, अब ये मेच्योर बन गया, वो ऑडियंस उनकी खराब हो जाएगी। तो करने को ही कुछ नहीं रह जाएगा, शायद और ज्यादा बोरिंग लगने लगेंगे। और ज्यादा बोरिंग है। अभी तो खैर बोरिंग नहीं कह सकते उन्हें, बट बहुत ही नेचुरल व्लॉग्स होते हैं उनके, जो कर रहे हैं सब कुछ दिखा रहे हैं। और दूसरा, मैं अगर सौरभ जोशी के व्लॉग्स के जो हमने एनालाइज भी किया है, इट इज लाइक अ तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है कि हर कैरेक्टर का ना एक टाइम फ्रेम है। इट इज नॉट अ ब्लॉग की वन मैन आर्मी वाला ब्लॉग, पूरे 10 मिनट की वीडियो में 10 मिनट में सौरभ जोशी है, 1 मिनट पीयूष का, 2 मिनट कुणाली के, दादी के, नानी के, मम्मा के, पापा के, चाचा के, चाची के, सबके आ रहे हैं। अब वाइफ के आ रहे हैं, फिर बच्चों के आ जाएंगे। अब ये अगर आप देखोगे, जैसे एक प्रॉपर शो में ना
प्रॉपर शो में सबकी एक टाइम होता है, राइट, कि इतना टाइम इतना ना, इतना टाइम इतना, तो वो प्रॉपर डायरेक्शन चल रही है और सरप्राइजिंगली पूरी फैमिली उस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो सौरभ जोशी इज अ डायरेक्टर, नॉट अ क्रिएटर एनीमोर, राइट। और वो डायरेक्शन के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता। फ्लाइंग बीस्ट की गलती थी ये। फ्लाइंग बीस्ट जब फैमिली को दिखाते थे ना पूरा, पहले उनका व्लॉग्स बहुत हिट होता था। आज उन्होंने उसके बाद आपने देखा फैमिली कम हो गया, उनके ब्लॉग्स गिर गए, क्योंकि उसी चीज के लिए देखा जाता था। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स को ये चीज समझ में नहीं आती। तो बिकॉज अगर उनके ब्लॉग्स में अगर आप देखोगे, उन्होंने ऐसे ऐसे फ्लाइंग बीस्ट ने ब्लॉग्स डाले थे पास्ट में, जो प्रॉपर मतलब उन्होंने ये तक दिखा दिया था। मुझे एक ब्लॉग उनका याद है कि जब उनके वाइफ प्रेग्नेंट थे, वो उन्हें हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, स्टिल व्लॉगिंग चल रहा है, एंड वो बहुत ज्यादा पेन में अंदर लेके वो बाहर बैठ के रो रहे हैं, कैमरे के देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है, और लोग, और मैं भी रो रहा हूं उनको देख के। तो ऑडियंस इतना रिलेटेबल फील करती है। आज वो अपने फैमिली को दिखाने से भी थोड़ा थोड़ा मतलब कराते हैं, ये नहीं, तो बहुत कम हो गया, राइट। और इसी कारण से ऑडियंस कम हो जाता है। लेकिन सौरभ जोशी के केस में बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, फुल ऑन फैमिली के न्यू मेंबर्स ही ऐड होते जा रहे हैं, तो उनको भी सरप्राइजिंगली दिखा रहे हैं, तो वो भी दिखा रहे हैं, सब ऐसा होता है ना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने अगर देखा कि एक नया कैरेक्टर होता है तो प्रॉपर लॉन्चिंग होती है। तो सौरभ जोशी के केस में प्रॉपर लॉन्चिंग होती है एक पूरे कैरेक्टर की, जैसे उनके वाइफ की हुई। पहले तो 15-20 ब्लॉग तो उनके मास्क में ही निकाल दिया है, मास्क के बाद फिर दिखाया कि मेरी वाइफ ये है जी, ठीक है। फिर उसके बाद लोग इंटरेस्टेड है कि अच्छा इनकी वाइफ का कैरेक्टर क्या होगा, कैसे होंगे, कैसे बोलते होंगे, क्या मतलब कैसे सौरभ को बुलाते होंगे, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। अच्छा, लोगों को वही देखने में भी इंटरेस्ट होता है ना कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए बिग बॉस चलता है, इसीलिए सब चल रहा है ये। अच्छा, एक सवाल कि कुछ लोग जैसे करोड़ों रुपए लगाकर भी पर्सनल ब्रांड नहीं बना पा रहे। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है बट फिर भी वो पर्सनल ब्रांड उतना नहीं बना पा रहे अच्छे से। बट ये जैसे विकास सर की बात करूं तो विकास सर जैसे लोग ये इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिना उतना पैसा लगाए कैसे बना पा रहे हैं? पर्सनल ब्रांड विकास सर ने पर्सनल ब्रांड बनाया क्योंकि वो पर्सनल ब्रांड थे। अवध ओझा जी ने पर्सनल ब्रांड बनाया क्योंकि वो पर्सनल ब्रांड थे। क्या मतलब है इस बात? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर से पर्सनल ब्रांड निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको सबसे पहले तो ये समझना होता है कि मैं जो हूं वो मैं हूं, ठीक है। और जब मैं ये थॉट्स दुनिया के सामने रखूंगा तभी एक्चुअल में लोगों को समझ में आएगा। अब बहुत सारे, जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, वो पर्सनल ब्रांड नहीं बना पाते हैं बिकॉज वो बनाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, पैसा तो है, फिर क्या कमी रहेगी? सब दुनिया का सबसे महंगा रिसोर्स भाई तुम्हारे पास है, पैसा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए पैसा चाहिए ही नहीं ना। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले तो इंटेंट चाहिए, दूसरी बात स्टोरी टेलिंग चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज नेगोशिएबल, मैं ऐसा बोलूंगा। आपकी कंसिस्टेंसी स्टोरी टेलिंग को नेगोशिएट कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंट चाहिए। अगर आप विकास दिव्यकीर्ति के लेवल के ब्रांडिंग करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, कोई टीचर है वो चाहते हैं मेरे को उसी लेवल का टीचर बनना है, तो आपको पहले 8, 9, 10 साल, वो वीडियोस आज से नहीं बना रहे थे, वो आज 1, 2, 3 साल से आपके सामने आ रहे थे, लेकिन वीडियोस उनकी आप देखो कितनी पुरानी है। सबकी वीडियोस बहुत सारी पुरानी है, 6 से 7 साल, 10 साल पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगी, ठीक है। क्यों पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी? क्योंकि वो तब से बना रहे थे। आपको भी अब से बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। मैगी नहीं बना रहे, कंपनी बना रहे हैं, बोला जाता है ना। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? लोगों को चाहिए कि एक ही साल में सब कुछ हो, राइट। स्टार्टअप की दुनिया में भी ये बोला जाता है ना कि अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई, एक ही साल में उन्हें यूनिकॉर्न बनना है करके, राइट। और पुरानी आइडियोलॉजी क्या थी कि 10-10 साल में बनना है, 20-20 साल में बनना है, राइट। दोनों ही सही है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के केस में इतनी जल्दबाजी नहीं होती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि एक मिनट में जो बहुत राइज देगा वो बहुत डाउन भी जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि इसको संभालू कैसे, तो फिर नीचे चला जाएगा, राइट। लेकिन जो फ्लो में बहुत ही आराम से बढ़ता है तो वो बहुत ऊपर जाता है, तो ज्यादा स्टेबल भी रह पाता है ना। अब एक ही वीडियो में वायरल हो जाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि हुआ क्या। 100%। कैसे उसको आप रेप्लिकेट कर पाओगे? 100%। आपको स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिलती है, चीजों का आप निचोड़ भी ज्यादा निकाल पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट। अच्छा, एक और रैपिड फायर करते हैं। इसमें हम पता लगाएंगे कि कौन सीरियस क्रिएटर है और कौन टाइम पास क्रिएटर, ठीक है। जो माइक यूज नहीं करता, टाइम पास क्रिएटर। अपनी मर्जी का कंटेंट बनाता है, टाइम पास क्रिएटर। बहुत हैशटैग यूज करता है, टाइम पास क्रिएटर। हुक्स नहीं बनाता, टाइम पास। स्क्रिप्ट लिखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम पास। सिर्फ वायरल टॉपिक्स पे रील क्रिएट करता है, सीरियस क्रिएटर। ठीक है। अगर कोई आज 0 से कंटेंट बना रहा हो, आप उसे क्या गाइडेंस दोगे? अगर 0 से कंटेंट बना रहे हो, बिल्कुल बिगिनर हो, कुछ भी नहीं आता है, एक चीज
जो तुम्हें फॉलो हमेशा करनी है और एटलीस्ट अगले मैं बोलूंगा 3 साल तक करनी है, और 3 साल से पहले वाला तो माइंडसेट मुझे समझ में भी नहीं आएगा, 3 साल एटलीस्ट करनी है, वो ये रहेगी कि तुम्हें अपने कंटेंट का डेप्थ जाना है। और डेप्थ का मेरा मतलब है कंटेंट दूसरों के लिए नहीं बनाना, अपने लिए बनाना है। ये मेरे 8 सालों का निचोड़ है। पहले मैं बनाता था किसी और के लिए, आज मैं बनाता हूं सिर्फ अपने लिए। जब दिल करे, जैसा दिल करे, जब स्टोरी लगाने का दिल करे लगाओ। और अगर समझ लो तुम सक्सेस कब हो रहे हो, जब तुम्हारा ज्यादा स्टोरीज लगाने का दिल कर रहा है, जब तुम्हारा ज्यादा टॉकिंग हेड स्टोरीज लगाने का मन कर रहा है, समझ जाओ कि तुम पर्सनल ब्रांडिंग की दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम एक्चुअल में उस चीज को जीने लग गए हो। सोचो, अगर मैं यहाँ पे हूं, मुझे आपके साथ स्टोरी बनाना है कि हे मैं आज पॉडकास्ट पे आया हूं करके, और मेरे साथ मैम है, इन्होंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट, अब ये मैं तब कर पाऊंगा जब मेरा इंटेंट है अंदर से, अगर मुझे लगा ठीक है पॉडकास्ट होगा मैं चलता हूँ, तो ये क्या होगा कि मैं जी नहीं रहा हूं उसको, काम करने के लिए कर रहा हूं। और जब काम करने वाला सिचुएशन है कि पैसा कमाना है कंटेंट से, तब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कंपटीशन आएगा। क्योंकि अभी देखो उन्होंने सरकार, गवर्नमेंट ने एज अ प्रोफेशन डिक्लेयर कर दिया यूट्यूबर्स को, इनकम टैक्स में वो प्रावधान करके कि टैक्स नहीं लेंगे भाई इनसे भी। तो सोचो किस लेवल के कंपटीशन आ रहा होगा। मतलब कि इकोनॉमी में अगर इतना बड़ा चेंज, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे इतना चेंज किया, मतलब इकोनॉमी में कितना रेवेन्यू आ रहा होगा, किससे, क्रिएटर से, मतलब कंपटीशन कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो तुम इस कंपटीशन में कैसे सर्वाइव कर जाओगे? सिर्फ इस इंटेंट से तो बिल्कुल नहीं करोगे कि मेरे को इससे पैसा कमाना है। सिर्फ इस इंटेंट से कर सकते हो कि ये कंटेंट मैं अपने लिए बना रहा हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन सुधर जाएगा, इससे मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इससे मैं और ज्यादा अपने बारे में जान पाऊंगा, मैं ज्यादा एक्सपोजर ले पाऊंगा, ज्यादा लोग मेरे को सुनेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इसके चक्कर में डालते रहो। ये मत सोचो कि कौन सुन रहा, कैसे जा रहा हूं, एस्थेटिक नहीं बन रहे, लोगों के माइंड में क्या परसेप्शन जाएगी। अच्छा, परसेप्शन वाला बहुत बड़ा खतरनाक ये चीज है कि यार मैं स्टोरी वीडियोस रील्स इसलिए नहीं बना रहा, लॉन्ग वीडियो, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, मतलब परसेप्शन, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है पहले। अब अगर एक्चुअली में ये डायलॉग नहीं मारूंगा कि लोग क्या सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे, वो वाला डायलॉग तो, लेकिन सिंपल सी बात आप यूं समझो ना कि अगर आप यूं समझ लो कि आपका कंटेंट से आप खुद को प्रमोट कर पा रहे हो, अपनी लाइफ को प्रमोट कर पा रहे हो, तो इससे बड़ी चीज क्या है? आपके पास पैसे आ रहे हैं, इससे आएंगे, चलो आज नहीं आ रहे, आएंगे, मालूम है, ठीक है। क्या इससे कोई सक्सेसफुल हुआ है? बहुत लोग हुए हैं। क्या इससे किसी ने बिजनेसेस बढ़ाए हैं? बहुत लोग। क्या इसके किसी से, इस चीज की वजह से किसी के बिजनेसेस बढ़ रहे हैं? बहुत। क्या ये चीज सीवी में डिमांड की जाएगी आज से 2-3 साल बाद? अरे भाई भर भर के की जाएगी। मैंने पहले भी बोला था कि हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट बनेगा, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, कंटेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होंगे, बनने लगा है, बनने लग गया है। और उसमें क्या हायरिंग होगी? सिर्फ कंटेंट वाले लेकर आओ, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर्स, राइट, कंटेंट राइटर्स, रील्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस के लिए, थंबनेल्स वाले लेकर, तो पूरा कंटेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश होगा। अभी ये बहुत कम लेवल पे है, लेकिन जब वो कंपनीज करेंगी जो ट्रेडिशनल पे अभी, देन क्या होगा? हर किसी के सीवी में कितना बड़ा वैल्यू एड ऑन कर देगा। तो तुम तो कितनी सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना। तो जब तुम्हारे पास इतनी सारी टिक्स हैं, तो तुम्हें ये क्यों सोचना है कि मेरे व्यूज नहीं आएंगे या मेरे परसेप्शन गलत जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, दैट्स वाई लोग स्टार्ट नहीं कर पाते अपना कंटेंट। मैंने स्टार्ट किया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने स्टार्ट किया था पैसा कमाने के लिए, सबने ऐसा ही किया। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मैंने 8-9 साल लगा लिए कंटेंट में, तब मेरे को क्रिक्स समझ में आ गया कि ये ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। जब तक उस चीज के पीछे मैं भागूंगा कि मुझे पैसे के लिए कमाना है, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं कमा पाऊंगा और मैं थक जाऊंगा एक दिन। लेकिन अगर मैं इंजॉय कर रहा हूं इस चीज को, देन बहुत लंबा चला जाऊंगा इसमें। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम चेंज होंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज होंगे। टिकटॉक भी गया है अपने इंडिया से, लेट्स सपोज कि कल यूट्यूब उड़ जाए या फिर इंस्टाग्राम उड़ जाए, आप कहां डालोगे ये पॉडकास्ट? ठीक है, मैं अपनी वीडियोस कहां डालूंगा? हो सकता है लेट्स सपोज कि ट्रंप के साथ लड़ाई हो जाए, राहुल गांधी ने बहुत बोला है मोदी जी को, मोदी जी गुस्से में आके ट्रंप को कॉल करें, अपनी कंपनीज बाहर लेकर जाओ सारी, मेटा कल से बंद हो गई, अपने मोबाइल में आ रहा है कि दिस ऐप इज नॉट वर्किंग इन योर रीजन करके आ जाएगा। देन उस केस में क्या करोगे? उस केस में कोई नया प्लेटफॉर्म आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो पहले ही, मुझे लगता है कि अपना नस काट लेंगे कि भाई अपन खत्म यूट्यूबर्स,
ये इंटेंट बहुत बड़ी चीज है, मुझे ऐसा लगता है। वही सेम चीज ना जो बिजनेस में होती है कि भाई जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर स्टार्टअप बना रहा है वो एक जगह पे थक जाएगा, लेकिन जो विजन के साथ बना रहा है कि 100%। मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो कुछ भी करके करेगा। राइट, तो उसके कंटेंट के पीछे का एक रीजन होना चाहिए, कंटेंट के पीछे का रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। कंटेंट के पीछे रीजन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पैसा कमाना है करके, थक जाओगे एक दिन। वो तो बहुत ही छोटी सी चीज है आई गेस। बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो छोटी सी चीज में सिमट लिए। अच्छा, अगर मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिएटर बनना है तो मुझे आज से और अभी से क्या करना चाहिए? ओके, टफ क्वेश्चन। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं मेरे को अगर करना होता तो मैं क्या करता। वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर मुझे बनना है, देन मैं सबसे पहले कंज्यूम करता वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिएटर्स को एंड एक एक्सट्रैक्ट करता लिस्ट। और वो लिस्ट ये नहीं होती कि वो कैसी वीडियोस बना रहे हैं, लिस्ट ये होती वो कैसे रिस्क ले रहे हैं, लिस्ट ये होती कि वो किस तरह से उनका माइंडसेट काम करता है, क्या सोचते हैं कि मिस्टर बीस्ट अगर $20 मिलियन कमा रहा है और $20 मिलियन ही अपनी वीडियो में री इन्वेस्ट कर दे रहा है, तो ये माइंडसेट आ कहां से रहा है इसके पास। अगर राज शमानी इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर 22 लाख 30 लाख 25 लाख वॉट एवर द अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूशन में घुसा दे रहा है, तो उसके पीछे का माइंडसेट क्या है। ये सारी चीजें अब क्यों मैंने उसे बोला कि मालूम होना एक चीज है, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए ना आपको इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा उस चीज से। और इन्फ्लुएंस कैसे होगे मालूम, उस चीज को कंज्यूम करके कितनी बार, बार बार। अब अगर मैं आपके सामने बार बार आता रहूंगा तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे और उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में आप मेरी बात मानोगे। तो दैट्स हाउ कोई भी ह्यूमन काम करता है, राइट। और मेरे को अगर वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिएटर बनना है तो मुझे उनके माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होना पड़ेगा, और वो इन्फ्लुएंस करने के लिए मुझे उन्हें बार बार कंज्यूम करना पड़ेगा, और इस लेवल तक कंज्यूम करना पड़ेगा जिससे वो बाकी नहीं करे। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा, क्यों वो मेरे को वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दे देंगे कि जब मेरे को मेरे फादर आकर ये बोलेंगे या घर वाले आकर ये बोलेंगे कि ये क्या करता रहता है, मैं सुन लूंगा लेकिन इंटरनली मैं टूटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस ऐसी चीज से हुआ हूं जो एक्चुअल में इतनी जल्दी ब्रेक नहीं हो सकती। मुझे मालूम है उसका विजन क्या है और मेरे को उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, राइट। और ये सबसे आई गेस कोर चीज है। बाकी सारी चीजें मैं बोलूं टॉपिक पे काम करो, हुक पे काम करो, ये करो वो करो, वो तो बहुत ही बेसिक चीज है और वो रिपीटेबल है, चेंजेबल है। वो कुछ भी एल्गोरिथम वाली चीजें चेंज हो जाएंगी, उससे वो एक्चुअल टिप नहीं है। एक्चुअल टिप ये माइंडसेट वाली है। मतलब ये तो बेसिक्स है भाई, वीडियो अच्छी बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये सब बेसिक्स है। ये बेसिक्स है। मेन इज विजन वैसा लाना होगा, विजन वैसा लाना होगा, इन्फ्लुएंस उस विजन के साथ होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर हम उस जर्नी में निकलेंगे ना तो बार बार टूटेंगे। जब सिंपल आपने सपना देख लिया वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर बनना है, आपने एक बहुत महंगा वीडियो बनाया, लेट्स सपोज कि आपके 1 लाख रुपया लग गया एक वीडियो बनाने का, लॉन्ग वीडियो बनाया, बहुत मजेदार, आपने स्टूडियोज बुक किए, आपने लोग हायर किए ना, वो थंबनेल भी आपने 10,000 रुपए का बनवाया ना, अभी आप वो वीडियो अपलोड करें, अगले 1 हफ्ते तक उस पर 10 व्यूज नहीं आए। अब देखो वो विजन कहां पे जा रहा है। अब उससे पूछो कि वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर बनना है या नहीं बनना, बोलेगा 1 लाख लग गए, माथे पे हाथ रख के बैठा होगा। तो वो उस टाइम उसको जो ड्राइव करेगा ना फैक्टर, वो क्या होगा, वो विजन होगा जिससे वो इन्फ्लुएंस है। क्योंकि मैं तो बिजनेस के सेंस में इस चीज को समझता हूं, क्योंकि हम ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो विजन ही ड्राइव कर रहा है। लॉसेस हो रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, एक ही चीज बार बार उठाकर काम करवाती है, वो विजन ही है। अदरवाइज तो छोटी चीजों के लिए तो कब के क्विट कर जाते हैं, राइट। और ये आई गेस अगर क्वेश्चन इतना बड़ा था तो आंसर भी यही होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। इसी पर के जब हमने फंडिंग फाउंडर स्टार्ट किया था लास्ट ईयर नवंबर में, तो सेम चीज़ थी कि एक विजन था। और मैं आपको बताऊं, इवेंट फर्स्ट शो से हमारे 15 दिन पहले तक कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी अटेंडी नहीं था, एक भी पिक्चर नहीं था, इवन वेन्यू तक क्लोज नहीं हुआ था, और हर जगह से रिजेक्शन ही रिजेक्शन थी। लेकिन वो आगे क्या चीज़ लेकर गई कि विजन, कि हमें तो ये करना है, अब जैसे भी करना है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि शायद कोई और होता टूट जाता, कि भाई क्यों ही कर रहे हैं, हमें क्यों ही करना है, छोड़ो उसे, छोड़ देते हैं। लेकिन वो विजन ही आगे तक लेकर गया, बिल्कुल, और आगे भी लेकर जाएगा, क्योंकि एनी हाउ ये करना ही करना है। उसमें पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने वो चीज की।
तो आई थिंक ये सेम चीज हर जगह ही हर जगह अप्लाई होती है, चाहे कंटेंट है, बिजनेस है, लाइफ है, एवरीथिंग। अच्छा, जैसे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है आजकल। अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक की बात करूं तो आप अभी के टाइम में क्या है इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम आई डोंट थिंक सो कि इतना चेंज हुआ है, बट वो जितने भी चीजें हैं कि एंगेजमेंट या मैट्रिक के पर्सपेक्टिव से, तो वो सेव शेयर्स आज भी हैं कि जितने ज्यादा कंटेंट आप रिलेटेबल बनाओगे उतना ज्यादा चलेगा। लेकिन एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि इंस्टाग्राम पे अभी फॉलोअर्स नहीं चल रहे हैं। अच्छा, फॉलोअर्स नहीं चल रहे हैं, इट मीन्स के आपके चाहे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो, 2 मिलियन फॉलोअर्स हो, आपकी वीडियो उतने फॉलोअर्स तक भी नहीं वो दिखाएगा अगर वो वीडियो इंगेजिंग नहीं है, और वो नई ऑडियंस तक दिखा देगा अगर आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा इंगेजिंग है। इंगेजिंग से मेरा मतलब है रिलेटेबल और शेयरेबल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने बताया कि हर नीश का ऑडियंस है, राइट, बहुत छोटी नीश का भी ऑडियंस है, तो वो प्रॉपर इंटरेस्ट मीडिया का मतलब इतना कोर बन चुका है कि यूट्यूब पे फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स को ऑडियंस दिख जाएगा वीडियो, लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं दिखेगा। इंस्टाग्राम पे तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटर देखे हैं जिनके 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके व्यूज बहुत कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंटेंट चेंज किया है और उनके फॉलोअर्स तक वो दिखा नहीं रहा है, राइट। और ये इंस्टाग्राम पे एक नई चीज पूरे सोशल मीडिया पे ही है वैसे तो, कि इंटरेस्ट मीडिया जिसे हम सब लोग बोल रहे हैं, ये इंटरेस्ट कि जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट मीडिया मालूम है, इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। इंटरेस्ट मीडिया इज समथिंग कि आप यूं सोचो कि आपके फादर मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं और वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उन्होंने कोई चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ। अगर किसी का घर में कोई बड़े हैं ना, वो मोबाइल चलाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया करो, वो एक्चुअल ऑडियंस है उनकी, उन्हें मालूम है वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उन्हें ना सब्सक्राइब के बटन का मालूम है, उन्हें ना फॉलोअर के बटन का मालूम है, उन्हें ना प्रोफाइल विजिट करना आता है, उन्हें ना बायो का लिंक चेक करना आता है। उन्हें एक चीज आती है कि मोबाइल खोला, स्क्रॉलिंग, वो करते जाएंगे और उनके सामने कैसी वीडियोस आएंगी जैसी वो देखना चाहते हैं, जैसे उन्होंने अपना फीड बना लिया। कैसे बना लिया? एल्गोरिथम ने एक्चुअल में बना लिया। तो दिस इज हाउ इंटरेस्ट मीडिया इज वर्किंग, और ये नया एल्गोरिथम है। फॉलोअर बेस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे फॉलोअर्स का, और मुझे लगता है कि शायद एक टाइम ऐसा ना हो जाए जहां पर इंस्टाग्राम ये फॉलोअर्स का नंबर ही बंद कर दे। लेकिन हाँ, इंसान वो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि इंसान कंपेयर करता है हमेशा, और मे बी ब्रांड्स भी हैं जो बाकी दूसरी पार्टीज जो इन्वॉल्व है, एड्स चलाने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब्सक्राइबर्स और वो सारी चीजें देखते हैं कि इसके बाद कौन सी ऑडियंस है। लेकिन अगर मे बी कोई नया मैट्रिक आ जाए इस चीज को रिप्लेस करते हुए, तो नहीं, कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एल्गोरिथम इस तरह से चेंज हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर पहले बात की थी, आपने बोला था कि पर्सनल ब्रांड वो होता है कि आप कभी भी कैमरा लेके बना रहे हो, स्टोरी डाल रहे हो, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हो, जो भी हो रहा है आप कह रहा हूँ, नाम ही उसका पर्सनल है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि अभी हम राज शमानी की भी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो स्टार्टिंग में जब वो कंटेंट बनाते थे तब तो वही चीजें करते थे, बट अभी अगर मैं देखूँ तो उनके पेज पे कोई ऐसी स्टोरी या नहीं होती है, तो फिर भी वो कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप एक लेवल पे हो जाते हो ना, इसका आंसर ऐसे देता हूँ, शाहरुख खान ब्लॉगिंग करने लगेंगे ना तो पूरा इंडिया देखेगा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में आप क्यूरियस हो। मुकेश अंबानी अगर जिस दिन एक पिक्चर डाल देंगे ना, उस पिक्चर पे को लोग डिकोड करेंगे बैठ के। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में आप क्यूरियस हो। जब आप बहुत बड़े बन जाते हो ना, लोग आपकी लाइफ में क्यूरियस होते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस का एक पावर होता है कि आप लोगों को कितना क्यूरियस रख सकते हो, अपनी लाइफ कितनी छिपा सकते हो, और जैसे ही बाहर आएगी तो लोग उस चीज की भी न्यूज बढ़ा लेंगे। दिलजीत दोसांझ मैरिड है नहीं है किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि जिस लेवल का इंसान होगा वो क्यूरियोसिटी उस लेवल की मेंटेन करके रखेगा। और अगर आप बहुत सारी चीजें बता दोगे ना, देन वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। इट इज लाइक बहुत ही सिंपल से कि अगर मैं आपको हर दिन आके यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा हूं, तो आप बोलो कोई वैल्यू नहीं है भाई तुम्हारे पॉडकास्ट की, लेकिन एक बार साल में आके पॉडकास्ट कर रहे हो तो बहुत वैल्यू है, राइट। तो वही सेम चीज है वहां पे। और जब आप बहुत लेवल के एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हो या एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, देन आपको क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मैं बहुत हजारों एग्जांपल है। आप जेठालाल जी जिस दिन व्लॉगिंग करने लग गए, जो एक्चुअल वो दिलीप जोशी जी हैं, वो व्लॉगिंग करने लग गए या वो कंटेंट बनाने लग गए। उन्होंने हालांकि इंस्टाग्राम पे कुछ बनाया भी था कंटेंट, राइट, 1-2 कुछ पोस्टेज डाले हुए, उसके बाद नहीं बनाए। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया ना, लोग क्यूरियोसिटी छोड़ देंगे, राइट।
और जैसे वो क्यूरियोसिटी ड्रॉप हो गई है, सबको सब कुछ मालूम लग गया, देन वो उस चीज में या उस इन्फ्लुएंसर में, उस सेलिब्रिटी में को इतना पसंद नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी, इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। क्योंकि मैं राज शमानी को स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ और स्टार्टिंग से वो ये चीज़ें करते थे जो आपने बताया कि अपना बता रहे हैं सब कुछ, पोस्ट भी डाल रहे हैं, स्टोरी भी डाल रहे हैं, बट अब अगर मैंने वो चेंज देखा है कि थोड़ा पर्सनल लाइफ की स्टोरीज वगैरह बहुत कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम, बस जो काम है वही दिखता है, वो भी बस मेजर और दूसरा रीजन ये भी है, आई थिंक कि इंडिया है तो सभी को संभल के रहना पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप एक लेवल पे आ जाते हो ना, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटीज है, वो इन चीजों से परहेज करने लग जाते हैं। दैट्स वाई अपन बोलते हैं ना कि यार ये आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, अब तो ये नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पे, तुम जाते हो इनके कॉन्सर्ट में करके, अब ये तो नहीं बोल रहे हैं ना तुम्हारे मुद्दे पे, भाई वो नहीं बोल सकते हैं, एक बार बोलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तुम बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं है। और एक बात ये भी है कि टाइम भी, अब वो इतने बड़े लेवल पे बन चुके हैं, जा चुके हैं, कि टाइम ही नहीं होता होगा, मतलब ये भी एक छोटा ही कहीं ये भी एक फैक्टर है। हाँ, इतना टाइम नहीं है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपने आज तक इंस्टाग्राम से कितने पैसे जनरेट कर लिए हैं? मैंने डायरेक्ट रेवेन्यू कोई नहीं किया ज्यादा, ठीक है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप हम करते नहीं है, मैं चेक भी नहीं करता हूँ मेल्स, ये ब्रांड वाली। मैंने जितना भी अर्न किया है हमने बिजनेस के थ्रू अर्न किया है। हमारे पास हम इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते हैं, हम यूट्यूब पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डालते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए डालते हैं, और हमारे पास अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, अपना पर्सनल कंटेंट अपने मजे के लिए, और क्लाइंट्स उससे अट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली पहले हम क्रिएटर वाला कंटेंट डालते थे क्योंकि हम खुद क्रिएटर थे, अब बिजनेस वाला कंटेंट डालते हैं क्योंकि हम खुद बिजनेसमैन है। तो हम जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे हैं और आगे चल के शायद कुछ और हो जाएंगे, तो और मतलब इवॉल्व हो जाएंगे तो उस हिसाब से अपना कंटेंट इवॉल्व करेंगे। नो मैटर पहले व्यूज किस कंटेंट पे ज्यादा आ रहे हैं, किस पे कम आ रहे हैं, हमें वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि व्यूज बहुत देखे हमने। अब उसी चीज से हमने पैसे कितने कमाए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ यूं मान लूंगा कि बिजनेस के थ्रू कमाए हैं, और इन टर्म ऑफ नंबर्स मैं बोलूंगा कि आज तक तो 5 CR के करीब रहा होगा। 5 CR के करीब, बट ये डायरेक्ट मतलब क्रिएटर रेवेन्यू नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज अ बिजनेस रेवेन्यू, राइट। जो उसका मीडियम जो है वो कंटेंट ही है। हाँ, कंटेंट, हाँ 100% में कंटेंट है। और आज भी हमारा बिजनेस, जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, हमारा 95% बिजनेस ऑर्गेनिक हैंडल से ही आ रहा है, हम एड्स रन नहीं करते हैं। 5% में भी एड्स नहीं है, 5% में रेफरल्स होगा, पता नहीं ये सब कुछ होगा, उसमें भी एड्स नहीं है। और हम एड्स अभी के लिए नहीं चला रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एड्स नहीं चलाना चाहते या नहीं चलाने की सोच रहे। इन फ्यूचर फॉर द स्केलिंग हम चलाएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करता है। और मैं वही है कि आपको एक, और इस चीज को मैं मानता हूं क्योंकि आपको एक बकेट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए वाला। हाँ, बिल्कुल। आपको एड्स भी करनी चाहिए, आपको कंटेंट भी करना चाहिए, आपको रेफरल्स भी करने चाहिए, आपको कोई और सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो भी आपको जरूर से करना चाहिए। मतलब एक चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपने ऑप्शन कभी ना कोई कुछ भी चीज बिगड़ सकती है। कुछ दिनों पहले मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था, वो 5 घंटे बाद आ गया था वापस, ठीक है। और क्योंकि रिसेंट में 2 महीने हो गए इंस्टाग्राम सस्पेंड ही करते जा रहे हैं सबके, बहुत हो रहा है, राइट। हालांकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं उस दिन मैंने पोस्ट भी डाला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटरनली भी, और मेरे अगर आज से 2-3 साल पहले होता तो मुझे ऐसा लगता कि सब खत्म हो गया, लेकिन उस 5 घंटे में मैं ज्यादा रिलैक्स फील किया हूं, क्योंकि मेरे में आइडियाज आ रहे थे कि अब नया अकाउंट ऐसे बनाएंगे, अब ऐसे बनाएंगे, क्योंकि मालूम है ये तो कर ही लेंगे हम। बिकॉज एक ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट मीडिया, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है फॉलोअर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, तुम्हारे कंटेंट से पड़ रहा है। क्योंकि हम हर दिन 20 से ज्यादा क्लाइंट्स के, जब हमारे एडिटिंग टीम वीडियो एडिट करते हैं, उनके मैं हर दिन रिजल्ट देखता हूँ, उनके नए नए हैंडल्स को ग्रो करते देखता हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, राइट। और ये तभी आती है अंदर से, अगेन जो मैंने चीज भी बोली थी कि आज हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, जो लोग बोलते हैं ना, ये तभी आती है, और हम फिर से बना लेंगे जब आप उस चीज को जीते हो। कॉन्फिडेंस होता है जब मतलब खुद किया होता है अपनी मेहनत से, राइट, पता होता है कि हाँ कैसे करना है, राइट, तभी आती है। राइट। और एड्स वाली जहां तक बात है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में वो रेंटेड वाला काम है, लेकिन ऑर्गेनिक का भी मैं बोलूंगा कि ऑर्गेनिक इज ऑल्सो नॉट ओन्ड बाय प्लेटफॉर्म्स, ये तो सच है। लेकिन हाँ, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए अपने ट्रैफिक सोर्स की, एड्स, ऑर्गेनिक, एवरीथिंग। अच्छा, आज के टाइम पे किसी को बिजनेस बनाने पे फोकस करना चाहिए
या फिर क्रिएटर बनने पे? मतलब अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो पहले बिजनेस बनाए या पहले अपने फॉलोअर्स बनाए? देखिए, 2 आंसर 2 अलग लोगों के लिए। अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, द फर्स्ट थिंग जो आज की तारीख में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और 2030 में आपके लिए वरदान साबित होगी, विच इज कंटेंट बना लो कंटेंट पहले, और फिर ऑडियंस जब आ जाएगी फिर उन्हें कोई प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करना, फिर वेबसाइट बना लेना, शॉपिफाई बना लेना, अपना दुकान खोलना है वो खोल लेना, कुछ भी जो करना है कर लेना, लेकिन पहले ऑडियंस बना लो, क्योंकि अगर ऑडियंस आ गई तो बेचना बहुत ईजी होएगा। अगर ऑलरेडी बिजनेस है देन सेकंड आंसर इज कंटेंट, फिर भी बना लो, क्योंकि अब उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंटेंट बनाओ और स्मार्टली बनाओ। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे इसमें जो फैक्ट्री ऑनर्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, बोले क्या बनाए सर, इसको बनाते हैं, ये चेयर बनाते हैं, क्या बनाए, लोगों को चेयर बनाते दिखाएं? नहीं, तुम एक्चुअल में रॉ कंटेंट बनाओ, अपनी जर्नी बताओ कि देखो इंडिया में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में कितना दम लगता है, ये 50 तरह के करप्शंस को मेरे को झेलना पड़ता है और 50 तरह के तरीके मेरे को देखने पड़ते हैं। उसके बाद जब मैं सारा दिन अकाउंटेंट से बहस करता हूँ, वो रॉ कंटेंट दिखाओ, क्योंकि वो अकाउंटेंट 20 साल पुराने हैं, मेरे फादर ने रखे हुए थे और वो समझ नहीं रहे न्यू जनरेशन की अकाउंटिंग को। तो ये लोगों को कंटेंट दिखाओ, लोग उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखेंगे कि कैसे ये बिजनेस काम कर रहा है, राइट, कैसे ये बोरिंग बिजनेस बढ़िया पैसा कमा रहा है, राइट। तो ये कंटेंट अभी भी बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा कि वो फैक्ट्री ऑनर है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला है, वो बहुत पैसे वाला है। हाँ। किसी का व्लॉग देखा है? नहीं। किसी का कंटेंट देखा है? किसी ने ऐसा कुछ बताया हो? किसी के ब्लॉग्स देखे? ये गूगल पे भी कुछ किसी ने ऐसे रॉ कंटेंट में बताया कि मैंने इंडिया में फैक्ट्री ऐसे एस्टेब्लिश की थी। बेसिकली बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है अंदर से, राइट। और डिजिटल या बहुत ही जेनजी बिजनेस इसके बारे में तो हर कोई बता रहा है, लेकिन वो बिजनेसेस जो बोरिंग बिजनेस है, जो बोलते हैं बोरिंग बिजनेस इज इक्वल टू कंटेंट ना बनाने वाले बिजनेस, उस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो बोरिंग बिजनेस की जर्नी आप दिखा सकते हो, वो लोग आपके में इंटरेस्टेड होंगे और आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, बिजनेस के एक्चुअल ऑपरेशन में नहीं इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसमें जो मसाला लगाकर बता रहे हो ना उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, राइट। उसको ऊपर ऊपर से आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, आपकी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जर्नी जो जा रही है उसको फॉलो करेंगे, राइट। और लोगों को मजा आता है उस चीज में देखने में, राइट। और ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं एक बिजनेस ऑनर जो कंटेंट बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि भाई कंटेंट बनाओ। देखो 2030 तक जो कंटेंट नहीं बनाएगा ना वो वैसे ही आउट ऑफ गेम होने वाला है। राज शमानी के उसमें जाओ, प्रोफाइल पे जाओ, इंस्टाग्राम पे उनका एक पिन्ड पोस्ट है, मैंने वीडियो भी डाला था। पिन पोस्ट में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, बाय कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि बाय 2030 और कुछ ऐसा, एवरीवन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर बाय फोर्स और बाय चॉइस, राइट। मतलब समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं, क्या वो विजन देख रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होने वाला है। कैसे होएगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कंटेंट, तुम कैमरा शाई हो, लेकिन जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो कर रहा है, तुम देखा दिखाई में करोगे, फिर आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे, वरना तुम्हारी ऑडियंस आके बोलेगी। पहले कैश चलता था, यूपीआई आने लग गए, लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया ना कि हम नहीं लेंगे, हमें कैश देगा। कस्टमर ने बार बार आके बोला, कस्टमर वापिस जाने लग गए कि सब दुकानदारों ने रखना स्टार्ट कर दिया ना। आज भी यूपीआई में इतने पंगे हैं, लेकिन फिर भी वो दुकानदार रखता है क्योंकि कस्टमर वापस जाता है करके। तो जब आपका 100% कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे बैठा होगा तब रजिस्ट करना कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, तब तुम्हें मालूम लगेगा। और तब इसीलिए कहा जा रहा है कि बाय 2030 एवरीवन विल बी अ कंटेंट क्रिएटर, और अगर नहीं बनाओगे तो आउट ऑफ गेम होगे, ठीक है। तो अभी चॉइस है, कुछ ईयर्स में चॉइस नहीं होगी, मैंडेटरी हो जाएगा। तो बना लो भाई, कंटेंट बना लो, बनाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म जो अभी भी अंडररेटेड है सोशल मीडिया में? हाँ, अंडररेटेड प्लेटफॉर्म आई थिंक फेसबुक अभी काफी अंडररेटेड हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 4 ही प्लेटफॉर्म अब तक यूज किए, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक। टिकटॉक पे इंडियंस के लिए कुछ नहीं है, अगर आप वीपीएन लगा के डालते हो तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ की ऑडियंस आएगी। अगर हिंदी कंटेंट डाल रहे हो, इंग्लिश कंटेंट डाल रहे हो, बहुत अच्छा आएगा। इंस्टाग्राम बढ़िया चल रहा है, यूट्यूब बढ़िया चल रहा है, वो अंडररेटेड हम नहीं बोलेंगे। लेकिन फेसबुक पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं।
हमारे क्लाइंट्स की मैं जनरली बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस स्पेसिफिकली 30 साल से बड़े वाली है, राइट, और 30-35 प्लस वाली है, बहुत ही अच्छी, देन फेसबुक बहुत अच्छा आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि वहां पर वैसी ऑडियंस अभी भी है, बहुत ज्यादा है। एंड ऑल्सो फेसबुक के जो पेजेस हैं, पहले 6 महीना कोई परफॉर्म नहीं करते बेचारे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम करें, उन पे कंटेंट डालते जाओ आपको लगेगा इन पे पत्ता भी नहीं हिल रहा है, लेकिन 6 महीने 7 महीने के बाद ऐसे वो चलेंगे कि एकदम से रॉकेट पकड़ेंगे। मेरा खुद का पेज पहले 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ उस पर, लेकिन रिसेंट में पिछले 3-4 आई गेस 5 महीने में मैक्सिमम उसने 100 के कर लिए देखते ही देखते, और व्यूज और 100 के, मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नॉट अ इंस्टाग्राम की 100 के, उसका फॉलो बटन मुश्किल होता है ये वाला, फेसबुक पे जनरली लोग फॉलो नहीं करते, राइट, फेसबुक के ऊपर क्योंकि बहुत छोटा सा आता है और प्रोफाइल विजिट करते ही नहीं है, मतलब वहां पे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल विजिट होती है, यहाँ पे फेसबुक के पेज से लोग इतने फैमिलियर नहीं है, तो वहां पे मुश्किल आता है फॉलोअर। तो इसके अगर इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन के ऊपर आपको 10 लाख सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, यहाँ पे 1000 मिलियन पे मिलेंगे उतने, तो उस हिसाब से फेसबुक बहुत अंडररेटेड मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म लगा, और ये सेम चीज हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हुई है। नहीं, आप सही कह रहे हो, मैंने भी स्टार्टिंग में डाली थी फेसबुक पे वीडियोस भी डालना शुरू की थी, और सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, 0 व्यूज, 1 व्यूज या फिर 10 व्यूज आ गए, मैक्सिमम 100 आ गए, इतने आ गए, तो मैंने परेशान होकर वीडियो ही डालना छोड़ दी। क्या मतलब मैं क्या करूं डालकर? नहीं, उस पर आप डालो, उस पर आप डालो 100% कंसिस्टेंसी, सिंपल कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, मैं सबको बोल रहा हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, तीनों प्लेटफॉर्म पर आपका वीडियो जाना चाहिए हमेशा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, तीनों पे वीडियो डालो और आपको मालूम भी नहीं लगेगा। और एक बहुत अच्छी चीज है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाता है फेसबुक का पेज, तो आप इंस्टाग्राम पे जो भी डालोगे फेसबुक पे अपने आप जाएगा, या फेसबुक पे जो भी डालोगे इंस्टाग्राम पे जाएगा। काफी सारे लोगों को कहते हुए सुना है जो ये सोशल मीडिया वाले कोचेस वगैरह, कि अगर आप ऐसे कनेक्ट कर देते हो और एक साथ मतलब एक ही बार में अपलोड होता है, तो शायद उस पर व्यूज का असर पड़ता है इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ मिथ है। ऐसी बहुत सारी मिथ है, हर इंडस्ट्री में ऐसी कोई ना कोई मिथ है, हर नीश में ऐसी कोई ना कोई मिथ है, और ये भी मिथ है। जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता ऐसा कुछ भी नहीं मानता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रीनेम करके डालो, फाइल का नेम ये नहीं होना चाहिए, 5:05 पे अपलोड करो तभी आपकी वीडियो चलेगी, #6 डालो वरना 7 में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और ऐसे पहले अनलिस्ट करो वीडियो फिर पब्लिक करो, ये भी सुना हुआ है। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। 5 बिलियन व्यूज लेने के बाद ही बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं होता है। हमारी वीडियोस जो हमने रात के 2 बजे डाली थी, सुबह उठ के देखा चल रही हुई है, मिलियन में है, पता नहीं कैसे चली। 2 बजे तो ऑडियंस भी नहीं एक्टिव थी। एल्गोरिथम अपने काम अपने आप ही करेगा, तुम उसे करने दो, तुम्हारा काम है कंटेंट डाल देना, दैट्स इट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच संजय, आप आज यहाँ आए और इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपने शेयर की, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। एंड आई थिंक बाकी सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कंटेंट के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और अपनी ऑडियंस के सामने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए और उनके सामने इतना सारा कंटेंट बुलवाने के लिए। थैंक यू सो मच संजय। मोस्ट वेलकम।